बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूं हुमार सलान। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और इस खुशगवार सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खूबसूरत, खुशगवार और मज़ेदार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं। हमेशा की तरह कुछ डिफरेंट से टॉपिक्स लेकर आए हैं जिन पर बात करना, जिनकी अहमियत को उजागर करना और जिनके हवाले से कुछ सीखना और समझना हम सब के लिए ज़रूरी हो। आज का जो टॉपिक है पहला, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हम समझते हैं कि इसके हवाले से ज़्यादा बात करनी चाहिए ताकि जब भी हम अपने माशरे की बेहतरी की बात करते हैं, माशरे को बेहतरी की जानिब ले जाने की बात करते हैं, कोई ना कोई एफ़र्ट करने की बात करते हैं कि हमने इस माशरे को एक तहज़ीब याफ्ता माशरा बनाना है, अपनी कौम को एक तहज़ीब याफ्ता कौम बनाना है, तो उसके लिए हमें कुछ एफ़र्ट्स करनी है। वो एफ़र्ट्स तभी हो सकती हैं जब हम ये देखें कि प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें, कौन कौन सी ऐसी जो हैं वो हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स की क्रिएट करने की वजह बन रही हैं। ऐसी चीज़ें, ऐसे प्लेटफॉर्म्स, उनको रोकना है, उनको कंट्रोल करना है। कैसे कर सकते हैं? आज के प्रोग्राम में जो है वो हम डिस्कस करेंगे मादा परस्ती को, किस तरह से जो हम ये देख रहे हैं कि मादियत परस्ती हमारी पूरी सोसाइटी में फैल रही है, हम सब के अंदर, हमें अपने इर्द गिर्द दिखाई दे रही है। ये मटेरियलिस्टिक अप्रोच है क्या, इसको अंडरस्टैंड करना कितना ज़रूरी है। और जब हम अंडरस्टैंड करेंगे कि क्यों हम जो है वो इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, मादियत परस्ती में जो है मुब्तला होते चले जा रहे हैं, तो फिर हम जान पाएंगे कि इसके नुकसानात क्या हैं। जब नुकसानात की बात होगी तो ऑब्वियसली उसके सलूशंस, उसको कंट्रोल करना कितना ज़रूरी है, उसकी जानिब हम आएंगे। लेकिन ये मादियत परस्ती हमारी अपनी ज़िंदगियों को कैसे मुतासिर करी है, इनफरादी सतह पे भी, इज्तमाही सतह पे भी ये हमें किस तरह से नुकसान दे रही है। हमारी माशरती सतह पे अगर जब हम बात करते हैं, सोसाइटी के पर्सपेक्टिव में जब हम बात करते हैं, तो जानना बहुत ज़रूरी है कि इस तरह की सोचों का, इस तरह के अप्रोचेस का, इस तरह के एप्टीट्यूड्स का किस तरह से हमारी सोसाइटी पे असरात मुरतब हो रहे हैं, किस तरह से इम्पैक्ट क्रिएट करी हैं तमाम तर चीज़ें हमारी सोसाइटी पे। इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, इसके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि जी इसका हल क्या है, क्योंकि ये अगर हद से तजावुज़ कर जाए तो डेफिनेटली इसको कंट्रोल करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन तरबियत के ज़रिए, तरतीब के ज़रिए, अपनी जो है वो प्रिपरेशंस के ज़रिए हम इसको बेहतर बना सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसको ख़त्म कर सकते हैं, सोच को काबू पा सकते हैं। इस सोच पर काबू पाना कितना ज़रूरी है, इसको भी आज के प्रोग्राम में हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ भी जानेंगे कि ये मादियत परस्ती के जितने भी नुकसानात हैं उनको हमने कंट्रोल किस तरह से करना है, और जब कंट्रोल करेंगे डेफिनेटली अपनी लाइफस्टाइल में चेंजिंग लाएंगे, अपनी सोच को बदलेंगे, अपनी डेली रूटीन को बदलेंगे, अपने इर्द गिर्द के लोगों को बदलेंगे और उससे पहले ख़ुद को बदलेंगे। जब हम ख़ुद को बदलने की बात करते हैं तो ही हम जो है वो बेहतरी की जानिब बात करते हैं कि हम जा सकते हैं। इसके साथ साथ आज का जो दूसरा टॉपिक है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। टेक्नोलॉजी के हवाले से हम बात करेंगे। बेजा इस्तेमाल टेक्नोलॉजी का हम देखते हैं वो भी किसी हद तक हमें नुकसान में मुब्तला कर रहा है। हम आसान पसंदी में मुब्तला हो रहे हैं। अभी आसानी को प्रमोट करना और इस तरह की डिमांड्स करना कि बस हमें रेडीमेड सब कुछ मिल जाए, हमें कोई मेहनत ना करनी पड़े, यकीनन इसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा किरदार है। इस किरदार को समझने के लिए कितनी एफ़र्ट करनी है, अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप करनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने जो है वो नुकसान में नहीं जाना, हमने इसके मुस्बत इस्तेमाल को जो है वो प्रमोट करना है। मुस्बत इस्तेमाल टेक्नोलॉजी का किस तरह से जो है वो यकीनी बनाया जा सकता है और इसमें मौसर किरदार अदा करती है टेक्नोलॉजी। जब हम मौसर इस्तेमाल की बात करते हैं तो डेफिनेटली कुछ कंस्ट्रक्टिव, कुछ प्रोडक्टिव करने की बात करते हैं। वही हमारा मकसद होता है कि हम अपने माशरे की बेहतरी के लिए एक किरदार अदा कर सकें। तो किस तरह से करेंगे, इस पर भी इन डिटेल गुफ्तगू होगी। हमारे साथ हमारे मेहमान भी मौजूद है जिनका तारुफ होगा, गुफ्तगू का आगाज़ होगा। लेकिन जी उससे पहले मौसम की सूरत हाल शामिल कर लेते हैं और देखते हैं कि आज का वेदर हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। स्टार्ट लेंगे इस्लामाबाद की वजह से। मैक्सिमम टेम्परेचर 27, मिनिमम 15 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर की बात करेंगे, मैक्सिमम टेम्परेचर 30, मिनिमम 17 डिग्री सेंटीग्रेड। रुख करेंगे कराची का, मैक्सिमम टेम्परेचर 35, मिनिमम 22 डिग्री सेंटीग्रेड। पेशावर की बात हो जाए, मैक्सिमम टेम्परेचर 27, मिनिमम 15 डिग्री सेंटीग्रेड। कोयटा का अहवाल आपको बताएं, मैक्सिमम टेम्परेचर 22, मिनिमम 6 डिग्री सेंटीग्रेड। जी गिलगित बल्तिस्तान, मैक्सिमम टेम्परेचर 12, मिनिमम 3 डिग्री सेंटीग्रेड।
लास्ट में बात करेंगे मुजफ्फराबाद की। मैक्सिमम टेम्परेचर 23, मिनिमम 11 डिग्री सेंटीग्रेड आज रिकॉर्ड किया गया है। जी, मौसम की सूरत हाल आपने जानी। बढ़ेंगे आज के पहले टॉपिक की जानिब, जिसमें हम जानेंगे नस्ल नौ में जो बढ़ता हुआ मादियत परस्ती का रुझान है, ये रुझान हमें किस तरफ लेके जा रहा है, इसको कंट्रोल किस तरह से किया जा सकता है और कितना ज़रूरी है कि इसमें तब्दीली लाई जा सके या इसको कंट्रोल किया जा सकते। इसके हवाले से अगर आप हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहें, कुछ पूछना चाहें हमारे मेहमानों से, या फिर आपके पास कोई सजेशन हो, तो लाइव कॉल्स के जरिए आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर पार्टिसिपेट करना चाहें तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। नंबर डायल करें और अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। मेहमानों का तारुफ कराते हैं, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जी हमें ज्वाइन करें फुरकान मुस्तफ़ा, IT एक्सपर्ट है, फर्स्ट टाइम सच सवेरा का हिस्सा बन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया फुरकान आपके आने का। फुरकान के साथ आज के जो दूसरे मेहमान हैं, आप सब उनको जानते हैं, हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आते रहते हैं, बिजनेस कंसल्टेंट है डॉक्टर बुरहानुल हक। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके भी आने का। आज के तीसरी मेहमान का भी तारुफ कराते हैं, माहिर कानून है एडवोकेट नौशीन राजा। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है नौशीन? खैरियत से हैं? गुफ्तगू का आगाज करेंगे फुरकान से। फुरकान, मादियत परस्ती, मटीरियलिस्टिक अप्रोच क्या है आपकी नज़र में? इंसान की तकदो रोज़े अफजल से जो स्टार्ट हुई है, उसने अपने कंफर्ट के लिए कोशिशें की हैं। कंफर्ट तक तो हर चीज़ इज़ ओके, बट जब कंफर्ट से आगे निकल के ऐसी चीज़ का असूल जो दूसरों को नुकसान दे, इन द सेंस ऑफ उसकी सोसाइटी में, उसकी सोशल सर्कल में वो चीज़ इफ़ेक्टिव हो कि मेरे पास चीज़ अच्छी है, दूसरे के पास चीज़ अच्छी नहीं है, तो मैं अपने आप को एक स्पिरिटी लेवल पे लेकर जाऊँगा। आप कह रहे हैं अना परस्ती कह लें, या मैं का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाता है। तो इस वजह से जो इंसान का है मटीरियलिस्टिक होना, वो समहाउ ठीक है, कंफर्ट के लिए वो कोशिश करता है, बट अगर वो कंफर्ट के लिए कुछ ऐसे यू कैन से कि ऑब्जेक्ट्स या ऐसे मटेरियल्स को अप्रोच करता है या अडॉप्ट करता है जिससे आपके सराउंडिंग, आपके रिलेटिव्स, आपके रिलेशनशिप्स डिस्ट्रॉय होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, तो दैट्स यू कैन से कि वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है सोसाइटी के लिए भी, उसके अपने के लिए भी। डेफिनेटली, और उसको कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर बुरहानुल हक, आपका क्या मानना है, क्या कहना है, क्या है ये मटेरियलिस्टिक अप्रोच? मेरी ओपिनियन में तो जो मटेरियलिस्टिक अप्रोच है ये आज के दौर का हस्ब इक़्तिदार है। सही। अच्छा, अगर ये हस्ब इक़्तिदार है तो फिर हस्ब इख्तलाफ कौन है? बिल्कुल, हमें ये सोचना ज़रूर होगा। डेफिनेटली। और जब सेकंड सेशन आएगा तो मैं इस पे चंद एक तफसील से बातें करूंगा, लेकिन जब तक व्यूवर्स के लिए क्वेश्चंस चंद एक मैं फ्लोट करना चाहता हूँ कि अगर ये हस्ब इक़्तिदार है तो हस्ब इख्तलाफ कौन है, और इसकी तो प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हस्ब इख्तलाफ की क्या प्रॉब्लम्स हैं कि ये हस्ब इक़्तिदार बना हुआ है और एक तवील अरसे से बना हुआ है। बिल्कुल, ये जानना बहुत ज़रूरी। और लोग इसको मसरत इक़्तिदार से उतारने के लिए तैयार भी नहीं है। क्यों तैयार नहीं है? हस्ब इख्तलाफ की प्रॉब्लम्स क्या हैं? इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। आप थोड़ी सी डिस्कशन करें मैम नौरीन से, नौशीन से, और उसके बाद जब दोबारा आएंगे तो हम इस हस्ब इक़्तिदार और हस्ब इख्तलाफ पे थोड़ी सी अभी आपके पास टाइम है, अगर आप करना चाहें तो बात कर सकते हैं। अच्छा, अगर मेरे पास टाइम है तो चलें शुरू करते हैं। देखें, जब मैं कह रहा हूँ हस्ब इक़्तिदार, इसका मतलब ये कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में इसको फॉलो कर रहे हैं, इस प्रिंसिपल को। ठीक। ये प्रिंसिपल क्या है? अगर हम कहते हैं मादियत, मादियत पसंदी, मादियत परस्ती, ये हायरार्किकल स्टेप्स हैं। ठीक। मादियत ओके, बिकॉज हर चीज़ मैटर मादे से बनी हुई है और उसकी ज़रूरत हमें है। बिल्कुल ऐसे ही। इससे अगले स्टेप पे जाते हैं तो थोड़ा सा नुकसान शुरू होता है। मादियत पसंदी, कि हम जो हैं वो चीज़ें जो कि नॉन मटेरियलिस्टिक हैं उसके मुकाबले में मटेरियलिस्टिक चीज़ों को ज़्यादा अहमियत देने लगते हैं। ठीक। और जब इससे भी अगले स्टेप पे चले जाते हैं तो वो तबाही है, जहाँ पे मादियत परस्ती आ जाती है कि हम उसकी परस्ती शुरू कर देते हैं, उसको पूजना शुरू कर देते हैं, उसको अपनी ज़िंदगी का मकसद समझना शुरू कर देते हैं। ये मामला है तबियात और माबाद तबियात, जिसको फिजिक्स और मेटाफिजिक्स कहते हैं। इन दोनों का डिफरेंस कि फिजिक्स ओके, उसके बगैर ज़िंदगी में गुजारा नहीं है, लेकिन मेटाफिजिक्स भी ज़रूरी है। बिल्कुल। न्यूटन जहाँ इस दुनिया में एक अहमियत रखता है तो वहाँ मिल्टन भी कोई अहमियत रखता है। डेफिनेटली। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं कि हस्ब इख्तलाफ। आप देखें मटेरियलिज्म, इसका अपोनेंट कौन है? दो इसके अपोनेंट्स हैं। एक कहलाता है आइडियलिज्म और दूसरा कहलाता है स्पिरिचुअलिज्म। सही, बिल्कुल। ये दो इसके अपोनेंट्स हैं। दोनों बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। आइडियलिज्म भी बड़ी अच्छी चीज़ है और स्पिरिचुअलिज्म भी बड़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन हमें जहन में ये रखना चाहिए कि नाकाम क्यों हो रहे हैं। नाकाम इस वजह से हो रहे हैं कि इंसान
इंसान जो है वो अपने इंग्रेडिएंट्स का कैलकुलेटेड सम नहीं है। सही। इंसान ऐसे नहीं बनता कि इसमें इतना लोहा है, इतना कॉपर है, इतना Definitely. पीतल है, इतना इसमें हीमोग्लोबिन है और इतनी फैट्स हैं, इतनी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इतने प्रोटीन्स हैं, ये सारे मिला लो तो एक नया इंसान बन जाएगा। नो, ठीक। वो सब मादा है, लेकिन मादे के अलावा भी कुछ रूह है, कुछ और है जिसको रूह कहते हैं। बिल्कुल। जब इंसान इन दो चीज़ों का मजमुआ है, यानी मटेरियल एंड नॉन मटेरियल, तो फिर उसकी अप्रोच में भी दोनों चीजें जरूरी हैं। अब इसकी अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप हो सकती है कि कौन सी चीज कितनी होनी चाहिए, इस पर हम जरूर आएंगे। आप पे जकी हुसैन जकी हमारे रेगुलर कॉलर भक्कर से हमारे साथ मौजूद है, देखते हैं वो क्या शेयर करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जकी साहब। वालेकुम सलाम जी। फरमाइएगा, क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ जी, मादा परस्ती जो है ना, नस्ल परस्ती, ये बहुत खतरनाक चीज है, इससे बाहर निकलना होगा हमें। मादा परस्ती देखेंगे, हमारे इस वक्त जो शुरू हो रहा है प्रोग्राम, ये जूतों का और स्याही डालने का, फिलां, ये भी एक मादा परस्ती में आता है जी। सही। इसलिए हमें इस पर तवज्जो देनी चाहिए, मादा परस्ती को खत्म करना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा ये। ठीक है, बहुत शुक्रिया जकी हुसैन जकी साहब, आपने पार्टिसिपेट किया और अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर किया। हमें ब्रेक पे जाना है, लेकिन उससे पहले हम चाह रहे हैं कि नौशीन का पॉइंट ऑफ व्यू भी ले लें और उनसे जान लें कि मादा परस्ती उनकी नज़र में क्या है। जी नौशीन, क्या कहना चाहेंगी इस टॉपिक पर आप? सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करूंगी, बड़ा अच्छा टॉपिक है, इस पर डिस्कशन बहुत ज़रूरी है। हम सब इसकी इम्पोर्टेंस समझते हैं, लेकिन यही है कि हम उसको अंडर डिस्कशन लाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मादियत को अगर हम सबसे पहले समझें कि वो है क्या, हम मादियत को एकदम नेगेटिव सेंस में ले जाते हैं। मादियत हमारी फितरत का हिस्सा है। मादियत हो गया, रूहानियत, ये दो हमारी फितरत के हिस्से हैं। डेफिनेटली। जब तक आप अपनी फितरत में, अपनी पर्सनैलिटी में बैलेंस रखेंगे, तब तक सब ओके है। लेकिन जैसे ही इन दोनों में से कोई एक चीज़, जैसे बैलेंस इनका ख़राब होता है, तो डेफिनेटली आपकी पर्सनैलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। आपकी पर्सनैलिटी डिस्टर्ब होगी, आप मेंटली अपसेट हो, आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते हो, आपका फोकस सिर्फ एक चीज़ पे है, तो ऑब्वियसली वो एक डिज़ास्टर बनता जाएगा, ना सिर्फ आपकी अपनी ज़ात के लिए बल्कि आपकी सराउंडिंग में जितने लोग हैं, उसके बाद उसका इम्पैक्ट, जितने लोग वो बाहर जा रहे हैं, सोसाइटी, एक आपका इन्वायरमेंट, वो सब कुछ ख़राब होता है। फिर वहाँ पर हम लोग क्या है कि एक चीज़ इग्नोर होएगी, अब एक चीज़ के पीछे भागना और उसके बाद इसकी लिमिट नहीं है। जिस चीज़ की आपके पास लिमिट नहीं है तो उसका एंड, इसका मतलब है एक तबाही है। तो उस चीज़ को हमें रोकना बिल्कुल आप ख़त्म नहीं कर सकते हो, ये चीज़ ख़त्म तो होने वाली है ही नहीं, इसी का नाम तो ज़िंदगी है। आप जब तक उन चीज़ों के पीछे नहीं भागोगे, आप उन चीज़ों के अचीव करना इज़ अ गुड पॉजिटिव थिंग है। जब तक आपके पास अचीवमेंट नहीं है, आप कोई चीज़ नहीं ले रहे हो, तब तक आप अपनी ज़िंदगी को आगे कैसे बढ़ाएंगे। लेकिन वही चीज़ कि जैसे ही वो आपकी चीज़ हवास पे वो हावी होना शुरू हो जाता है, मादियत, दुनियावी चीज़ें और ये सब कुछ, तो वहाँ पे आके आपकी पर्सनालिटी डिस्टर्ब हो जाती है। बिल्कुल होती है, इसलिए ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना बहुत ज़रूरी है कि किस हद तक मटेरियलिस्टिक होना हमारे लिए ज़रूरी है, या फिर अगर एक लेवल तक हम मटेरियलिस्टिक हैं तो शायद वो हमारी बेहतरी के लिए है, वो दूसरों की बेहतरी के लिए, लेकिन उस हद से तजावुज़ करना किस तरह से नुकसान का सबब बन रही है ये बात, इस पर इन डिटेल गुफ्तगू करेंगे अपने तीनों मेहमानों से। नाज़रीन, हमें एक ब्रेक की जानिब बढ़ना है, ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। बैक सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। मटीरियलिस्टिक अप्रोच, मादियत परस्ती क्या है, इसका हद से तजावुज़ कर जाना कितना नुकसान का सबब है और नस्ल नौ में ये रुझान क्यों बढ़ रहा है तेज़ी से, इसकी वजूहात जानेंगे और फिर अगर इसको कंट्रोल करना है तो फिर किस तरह से कर सकते हैं, उसके लिए सॉल्यूशंस क्या हैं। आपसे भी गुजारिश करेंगे कि आप अपने सजेशन से हमें आगाह करें और बताएं कि आपकी नज़र में मादियत परस्ती क्या है, इसके नुकसानात क्या है और कितना ज़रूरी है कि इसके नुकसानात से बचा जाए, इसको कंट्रोल किया जाए, नई सोच पैदा की जाए और उसके लिए कितनी एफर्ट करनी है। आप भी हमें जो है वो लाइव कॉल के ज़रिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं और हमें सजेशन से आगाह कर सकते हैं कि आपकी नज़र में किस तरह से इसका कंट्रोल मुमकिन है। फुरकान से बात करेंगे। फुरकान, जैसे हम पहले भी बात कर चुके, मादियत परस्ती की हमने जो है वो डेफिनेशन जानी, ये है क्या,
क्यों लोग इसमें मुब्तला हो रहे हैं, आज का नौजवान क्यों मादियत परस्ती में मुब्तला है, क्यों उसकी सोच मटेरियलिस्टिक होती जा रही है, इसके पीछे रीजंस क्या हैं आपकी नज़र में? बेसिक रीज़न अगर हम एक्सप्लोर करें तो इसमें यह है कि हम बचपन से जब से हम होश संभालते हैं हमें पेरेंट्स की साइड से एक इस तरह की फीडिंग दी जाती है कि आपकी चीज़ सबसे अच्छी है, दूसरे बच्चे की चीज़ अच्छी नहीं है। लेट्स सपोज अगर आप बच्चा जिद कर रहा है तो बच्चे को चुप करवाने बहलाने के लिए हम कहते हैं कि आपका यही टॉय बहुत अच्छा है, दूसरे बच्चे का वो टॉय अच्छा नहीं है। तो हम स्टार्ट से जब बच्चा आप कह लें कि अपने लर्निंग स्टेज में होता है वहीं से हम उसके माइंड में फीडिंग स्टार्ट कर देते हैं कि ये मटेरियल अच्छा है, मादी प्रस्ती वहीं से स्टार्ट हो जाती है। कहते हैं कि आपकी चीज़ अच्छी है, दूसरे बच्चे की नहीं है। फिर वो चीज़ ग्रोथ के साथ साथ जो है वो इंक्रीज़ होती जाती है। फिर जब बच्चा थोड़ा स्टूडेंट लाइफ में आता है तो वो क्लास ज्वाइन करता है, वहाँ पे स्टूडेंट्स होते हैं, तो वो यही चाहता है कि मेरा बैग, मेरा ज्योमेट्री, मेरी बुक्स सबसे अच्छी हो, यूनिक हो, बाकी बच्चों से मैं जो हूँ मुनफरिद हूँ। एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि बच्चा अपनी तवज्जो हासिल करने के लिए भी ये चीज़ें जो थोड़ी जो ऑलरेडी उसकी फीडिंग हमने की होती है बचपन में, तो वो कहता है कि मेरे बैग सबसे अच्छा होना चाहिए। फिर ये थोड़ा थोड़ा रुझान इंक्रीज़ करते करते फिर आपके कॉलेज लेवल पे आ जाता है। कॉलेज में फिर अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा एक बताऊं पास्ट का, 10 ईयर्स बिफोर हमने मोबाइल सेट कभी नहीं देखे थे। आप अगर 10 ईयर बिफोर चले जाएं, यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में हमारे पास मोबाइल नहीं हुआ करते थे। अब 10 ईयर्स में इतना आप कह लें कि टेक्नोलॉजी ने बूस्ट किया कि अब एवरी पर्सन है वो स्मार्टफोन। स्मार्टफोन होने की वजह से अब बच्चों के पास भी है। छोटे बच्चों के पास आप कह लें कि मेरा रिसेंटली एक वो ऑब्जर्वेशन हुई, मैंने ऑब्जर्व किया कि 5th क्लास की एक बच्ची के पास मोबाइल, और इट वाज द लेटेस्ट वन, नॉट द यू कैन से 5-6 साल पुराना, लेटेस्ट वन। और आई वाज शॉक्ड कि शी इज इन 5th क्लास और इसके पास लेटेस्ट मोबाइल है। हम जब 5th क्लास में तो वी डोंट नो अबाउट द इवन कंप्यूटर, हमें कंप्यूटर का भी पता नहीं था, इवन कि हमें नहीं पता तो लैंडलाइन भी यूज नहीं करने दिया जाता और जब कोई कॉल आती थी वी आर सरप्राइज और शॉक, यार ये क्या चीज़ है, क्या है। तो अब टेक्नोलॉजी ये आ गई कि 5 इयर्स का बच्चा भी उसको अडॉप्ट करके बैठा हुआ है। प्रॉब्लम ये है कि मैं आपको ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा, मैं अपने फैमिली का ही बता दूंगा कि हम बच्चे जब रो रहे होते हैं हम उनको चुप करवाने के लिए मदर्स जो आती हैं अपने मोबाइल दे देती हैं, पोइम्स लगा के देती हैं। बच्चा इवन कि 1 ईयर का भी है तो वो उसको पोइम को देखता है, म्यूजिक है, कलर्स हैं, वो उसको ऑब्जर्व करता है और खामोश हो जाता है। तो हमारा स्टार्ट जो है मादियत परस्ती का, वो हम बच्चों को स्टार्ट से ही फीडिंग शुरू कर देते हैं। वो कुछ बच्चे होते हैं कि उसको अडॉप्ट नहीं करते, लेकिन मेजॉरिटी इस वक्त जो अब हमारा करंटली आप कह लें यंग जनरेशन है, ही अडॉप्टेड अ लॉट, और वो बहुत बैड इम्पैक्ट है। और दूसरा अब मैं बात ये करूँगा कि जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, टेक्नोलॉजी आए दिन चेंज हो रही हैं, तो अब बच्चा चाहता है कि मेरे पास, स्टूडेंट चाहता है कि मेरे पास लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो। इवन कोई यूज़ नहीं है, अगर आप किसी बच्चे को, मैट्रिक के स्टूडेंट को या FSC के FA के स्टूडेंट को अगर आप लेटेस्ट मोबाइल या डिवाइस दे दें इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उसको उसका यूज़ क्या है, उसने पिक्स लेनी है, सेल्फीज लेनी है और सोशल मीडिया पे उसने शेयर कर देनी है। उसको नहीं पता कि टेक्नोलॉजी क्या किस पर्पस के लिए बनी है। टेक्नोलॉजी का आप कह लें कि जो यूजेज है वो हमारी जनरेशन में जो हमारा जो यूथ है, मैं तो ये कहूँगा कि पॉजिटिव नहीं जा रहा। समहाउ अच्छे भी है इसका, लेकिन वो एक मुहावरा है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। बिल्कुल ऐसे। तो अभी जो हमारा यंग जनरेशन है वो काम की तरफ ज़्यादा नहीं जाती, वो कंफर्ट ढूंढती है, शॉर्टकट्स ढूंढती है। और ये कहाँ से इनहेरिट हुआ, इसके पेरेंट्स ने इनको फीड किया बचपन में, और वही फिर अभी जब ग्रोथ करके यंग हो गए तो अब इनके माइंड में ये कि यार मेरे पास लेटेस्ट होना चाहिए, मेरे क्लास फेलो के पास अगर चीज़ है तो मेरे पास क्यों नहीं अच्छी हो सकती। तो उस वजह से फिर वो हमारे अंदर एक यू कैन से, डॉक्टर साहब ज़्यादा उसको एक्सप्लेन करेंगे कि केमिकल माइंड के अंदर, ब्रेन के अंदर केमिकल्स, सर आई एम नॉट रॉन्ग, तो हाँ जी, तो केमिकल्स डेवलप होते हैं। तो वो जो केमिकल्स डेवलप होते हैं वो फिर इंसान को कहते हैं कि ये चीज़ मुझे चाहिए, उसकी चाहत बढ़ जाती है। चाहत बढ़ने के बाद फिर जब बढ़ती है, जब वो उसको अप्रोच करने की कोशिश करता है, उसको गेट करने की कोशिश करता है, तो वो मिसबिहेव शुरू कर देता है। पेरेंट्स के साथ लड़ाई, अपने रिलेटिव्स के साथ, सोशल सर्किट में लड़ाई, सर्कल में उसकी जो है लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद फिर एक लेवल ये पहुंचता है कि वो सिर्फ उस चीज़ को ही कहने पूछता है या उसी की केयर करता है, बाकी रिलेटिव्स, उसके रिलेशनशिप्स मैटर नहीं करते। बिल्कुल ऐसे ही है। मादियत परस्ती में इंसान इस कदर मुब्तला हो जाता है या इस हद तक जो है वो तजावुज़ कर जाती है उसकी सोच कि फिर उसको अपने इर्द गिर्द कोई नज़र नहीं आता, ये कहना फुरकान का। और फिर वो सिर्फ उसी सोच में रहता है कि बस जो चीज़ उसे चाहिए, जिसको वो हासिल करना चाहता है, जिससे उसे खुशी हासिल होती है, सिर्फ वो उसी की केयर करता है, बल्कि अपने इर्द गिर्द के लोगों की केयर नहीं करता। डॉक्टर साहब, आपने जो बात अधूरी छोड़ी थी, मैं चाहूँगी कि आप उसी को कंप्लीट करें। स्पिरिचुअलिज्म और आइडियलिज्म की बात करी थी। जी, मैंने उस वक्त ये कहा था कि जो हस्ब इक़्तिदार है वो मटेरियलिज्म है, और उसका हस्ब खिलाफ स्पिरिचुअलिज्म और
दूसरी चीज़ आइडियलिज्म। उनकी अपनी अपनी लिमिटेशंस हैं, वो लॉन्ग टर्म है, वो स्लो प्रोसेस हैं, वो नज़र नहीं आते। अच्छा, जब इस उनकी ये लिमिटेशंस हैं तो वो लोग जो कि स्पिरिचुअलिटी पे काम कर रहे हैं या आइडियलिज्म पे काम कर रहे हैं, उन्हें अपने अपने अंदर कुछ रिफॉर्म्स लाना होंगी। क्या रिफॉर्म्स, उस पर मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मटेरियलिज्म के दो कैटेगोरिकल सेगमेंट्स पर मैं बात करना चाहूँगा। ठीक, ज़रूर कीजिए। मटेरियलिज्म को अगर हम देखते हैं तो मुझे बड़ा इजीली दो कैटेगोरिकल सेगमेंट्स नज़र आते हैं। एक को मैं कहता हूँ लॉजिकल मटेरियलिज्म, ठीक, और दूसरा है हैबिचुअल मटेरियलिज्म। एक वो लोग हैं जिनकी कोई अप्रोच है, जो सोचते हैं और सोच समझ के जानबूझकर वो मटेरियल चीज़ों को प्रेफरेंस देते हैं। दूसरे वो हैं जिनमें सोचने समझने की सलाहियत महदूद है, ठीक, और वो सिर्फ फॉलो कर रहे होते हैं। वो अपने सबकॉन्शियस यानी कि तहत शऊर के तहत सिर्फ मटेरियल चीज़ों को अहमियत देते हैं और नॉन मटेरियल चीज़ों को अहमियत नहीं देते। अब इन दोनों चीज़ों को हमें अलग-अलग डील करने की ज़रूरत है। सबसे पहले हम देख लेते हैं लॉजिकल मटेरियलिज्म को, या वो लोग जो कि लॉजिकली मटेरियलिस्टिक होते हैं। ठीक, वो सोचते ज़रूर हैं लेकिन उनकी सोच में थोड़ा सा अधूरापन होता है। अधूरापन कैसे होता है कि अगर मैं ये देखूं कि सब कुछ वो अहम है जो कि मैं देख रहा हूँ, और जो मैं नहीं देख रहा वो अहम नहीं है। अगर मैं ये सोचता हूँ तो मेरी नॉलेज इतनी ज़रूर होनी चाहिए कि मुझे ये पता लगे कि जो मुझे नज़र आ रहा है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का हिस्सा है, और कहाँ से कहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है। सही। ये मुझे वायलेट से रेड तक नज़र आ रहा है। अगर ये वायलेट से ऊपर चला गया तो अल्ट्रा वायलेट हो जाएगा, जो मुझे नज़र नहीं आएगा। अगर ये रेड से नीचे चला गया तो ये इंफ्रा रेड हो जाएगा, फिर भी मुझे नज़र नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि वो 380 नैनोमीटर से लेके ऑलमोस्ट कोई 700 नैनोमीटर्स तक, 380 से नीचे है तो नहीं पता लगेगा, 700 से ऊपर है तो नहीं पता लगेगा। यानी हमारी जो बिनाई है, जो हमारी विजन है, वो तो बड़ी महदूद सी है। उस महदूद के अंदर जब हम रहेंगे तो हम लामहदूद कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल। अगली चीज, अगर हमें नजर नहीं आ रहा तो चलो सुनाई दे रहा हूँ। जो हमें सुनाई दे रहा है वो 20 डेसिबल से लेके 20,000 डेसिबल के दरमियान है। बिल्कुल। अगर 20 डेसिबल से नीचे चला गया तो वो इंफ्रासाउंड बन जाएगी। अगर 20,000 डेसिबल से ऊपर चला गया तो वो अल्ट्रासाउंड बन जाएगी। अगर अल्ट्रासाउंड है तो हमें तो सुनाई नहीं देगी, चमगादड़ को सुनाई दे जाएगी। अगर वो इंफ्रासाउंड बन गई तो भी हमें सुनाई नहीं देगी, हाथी को सुनाई दे जाएगी। ऐसे ही। इसका मतलब ये है कि हमें अपनी लिमिटेशंस का नहीं पता। जब हमें अपनी लिमिटेशंस का पता होगा तो फिर हम फिजिक्स के साथ अटैच करेंगे मेटाफिजिक्स। बिल्कुल ऐसे ही। जब उसको अटैच करेंगे तो फिर हम मटेरियलिज्म के साथ साथ ऐड ऑन कर लेंगे स्पिरिचुअलिज्म को और आइडियलिज्म को। जब ये तीनों चीजें मिल जाएंगी तो फिर हमारी अप्रोच मटेरियलिस्टिक के बजाय ह्यूमनिस्टिक हो जाएगी। तो फिर डॉक्टर साहब कितना मुश्किल है इन दोनों को ऐड करना, कि हम जो है आइडियलिज्म को भी समझ पाएं, स्पिरिचुअलिज्म को भी समझ पाएं, फिर दोनों को ऐड करें मटेरियलिज्म के साथ। देखिए, इसके लिए सिर्फ एक चीज रिक्वायर्ड है कि जो हमारे अरबाब शऊर हैं, सही, जिनके पास कुछ अकल है, कुछ दिमाग है, वो बाकी लोगों तक वो शऊर पहुंचाएं। ये बड़ा जरूरी है। इसलिए कि जिसके पास शऊर नहीं है वो लॉजिकल मटेरियलिज्म की कैटेगरी में नहीं आता डेफिनेटली। वो हैबिचुअल मटेरियलिज्म की कैटेगरी में जा रहा है। जब वो वहां पे जा रहा है तो उसको इन्फ्लुएंस किसने करना है? इन्फ्लुएंस कुछ और लोगों ने करना है। हमारे दिमाग में दो हिस्से, एक कॉन्शियस, एक सबकॉन्शियस। जो सबकॉन्शियस है दैट इज लेस देन 90%, 86 to 90% के दरमियान होता है, और बाकी शऊर अगर बहुत ज्यादा भी हो तो वो 10, 12, 13% से ज्यादा नहीं होता किसी भी शख्स में। बाकी सारे काम जो है वो सबकॉन्शियस के तहत होते हैं। लेकिन वो जो 85, 86 या 90 या 95% सबकॉन्शियस है, उसने काम करना है शऊर के अंडर। मेरा सबकॉन्शियस या तो मेरे शऊर के अंडर काम करेगा या फिर आपके शऊर के अंडर काम करेगा, यानी किसी और के शऊर के अंडर काम करेगा। अगर मैं ये डिसीजन लेता हूँ कि मैंने क्या पहनना है, इसका मतलब मेरा सबकॉन्शियस मेरे शऊर के अंडर है। सही। अगर मैं कोई टीवी एड देख के ये डिसीजन ले रहा होता हूँ कि मैंने क्या पहनना है, इसका मतलब मेरा सबकॉन्शियस उस ब्रांड के ब्रांड मैनेजर के कॉन्शियस के कंट्रोल में चला गया। इसके लिए करना क्या है? सबसे पहले मुझे अपने सबकॉन्शियस को कंट्रोल करना है, यानी अपने कॉन्शियस को एक्टिवेट करना है। ठीक।
अपने शऊर को एक्टिवेट करना है। ठीक। जब मैंने एक्टिवेट कर लिया तो फिर मेरी जिम्मेदारी है कि अब दूसरों को शऊर एक्टिवेट करूँ। अब ये एक्टिवेट किस तरह से किया जा सकता है, इसमें तरबियत का क्या किरदार है, डॉक्टर साहब से ही जानेंगे, लेकिन उससे पहले नौशीन से बात कर लेते हैं। नौशीन, अपने इर्द गिर्द, जैसे कि फुरकान ने भी इस बात को रेज़ किया था कि हम ये देखते हैं कि हमें दूसरों के साथ जो है वो एक लाताल्लुकी नज़र आती है, हमें अपनी परवाह है, सिर्फ हमें जो चाहिए, हम जिसको हासिल करना चाहते हैं, जो हमारी बेहतरी के लिए, जो हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलने दे, ऐसी चीज़ का हुसूल, ऐसी चीज़ को जो है वो हासिल करने की एक जुस्तजू और उसी के लिए एफर्ट करना हम पसंद करते हैं। दूसरों को हमारे से क्या फ़ायदा हो सकता है, दूसरों का सुकून क्या है, या दूसरों के लिए हमें कितनी एफर्ट करनी है, हम फ़िलहाल इसको नहीं सोच रहे। और स्पेशली अगर नौजवानों की बात की जाए तो वो तो बिल्कुल नहीं सोच रहे। ये हम किस तरफ जा रहे हैं? बहुत खूबसूरत बात की आपने भी और डॉक्टर साहब ने बहुत खूबसूरत समझाया कि इशू मेन क्या है। अब हम उसकी सॉल्यूशंस की तरफ और उसमें इम्प्रूवमेंट लाने की तरफ देखते हैं। इशू ये है कि हम अपने आप को सोच रहे हैं, हमारी तरबियत में कमी है, हम लोग अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, हम लोग क्या चीज़ें डिलीवर कर रहे हैं जो कि उनको इतना मटेरियलिस्टिक बना रही हैं। और ये मटेरियलिस्टिक का जो ये पीरियड है ये कुछ ज़्यादा नहीं है, उससे पहले लोग बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे। ये 25 to 50 ईयर्स के दरमियान इतना ज़्यादा आ गया कि हम लोग एक रेस है, उसमें हर बंदा भाग रहा है कि जो जितना ज़्यादा गेन कर सकता है। उस गेन करने के प्रोसेस में हम लोग ये भूल गए कि हमारा इनिशियल क्या है, हम लोग हैं क्या चीज़ और हमारा पर्पस क्या है यहाँ पे आने का। हमने मेन जो चीज़ गेन करनी है वो है क्या, वो नॉलेज है, वो मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं, वो है क्या चीज़। हमने ये नहीं समझा कि हमारा मकसद क्या है, हमारा माइंड एक तरफ चल पड़ा है। अब उसको रोकने के लिए हमें इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट प्रोसेस कि हम लोगों ने रोकना कैसे है और उसमें कौन कौन से सेगमेंट्स हैं जो कि अपना किरदार निभा सकते हैं। उसमें हमारा सोशल मीडिया है, उसमें हमारा मीडिया है, उसमें हमारे एल्डर्स हैं, उसमें हमारे पेरेंट्स हैं, उसमें हमारे टीचर्स हैं, उसमें हमारा स्कूलिंग सिस्टम है, उसमें हमारी एजुकेशनल पॉलिसीज़ हैं कि हम लोगों ने एक बंदा जो ग्रोन अप हो चुका है ना उसको अंडरस्टैंड करना, ये चीज़ें ठीक है, लेकिन हमने उन बच्चों को समझाना है कि जो गलतियां अब हमने अपनी रेस में एक बहुत ज़्यादा गलत ट्रेंड्स बना दिए हैं उनको अब रोकना है। उनको अब हर बंदे की एक रेस है, बस हमने ये भी अचीव कर ले, ये भी कर ले, ये भी कर ले, उसमें वो बच्चों को हम इग्नोर कर रहे हैं। लाइक बीइंग अ पेरेंट अगर मैं बात करूं तो हम लोग जब पेरेंट्स अगर एक माइंडसेट बना लेते हैं घर में, हमने अच्छा ठीक है अब हमारा नेक्स्ट टारगेट ये है, नेक्स्ट टारगेट ये है, तो बच्चे कहते हैं अच्छा ठीक है जी अब हमने टारगेट सेट, वी हैव टू सेट अ टारगेट्स। हम लोग उस तरबियत को नहीं देख रहे जो हम अपने बच्चों को दे रहे हैं। जब तक, वही बात मैं अपनी पहले वाली रिपीट करूंगी, जब तक हम अपनी पर्सनैलिटीज़ के अंदर अपनी हर पर्सनैलिटी के सेगमेंट की इक्वेशंस को इक्वल नहीं करेंगे तब तक हम लोग इम्बैलेंस पर्सनालिटीज़ को लेकर चलेंगे। इम्बैलेंस पर्सनालिटीज़ के बाद क्या है, जब एक चीज़ों की तरफ आप भागते हो तो बाय हुक और बाय क्रोक यू हैव टू गेन दैट। आपने उसमें सोसाइटी में कितने क्राइम्स बढ़े, लाइक मैं अपने फील्ड को ज़रूर देखती हूँ इस चीज़ में कि उसके आफ्टर इफेक्ट्स कहाँ पे आते हैं। उसके आफ्टर इफेक्ट्स हमारे सामने आते हैं कि लाइक और कितने यंगस्टर्स आते हैं। दिस इज़ वेरी सैड थिंग बिकॉज हमारी तरबियत में कमी रह गई। कमी रहने के बाद क्या हुआ कि अब हमारे क्राइम रेट और जैसा साइबर क्राइम्स की बात हो रही थी, लाइक वो इतना हाई लेवल पे चले गए हैं कि वो हमने मटेरियलिस्टिक होते होते उनकी नेगेटिव अप्रोचेस को हम लोग ज़्यादा चले गए हैं। तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स को लेते हुए अगर बात की जाए तो यकीनन हमें अपनी सारी पॉलिसीज़ को ज़रूर चेंज करना पड़ेगा ताकि हम अपनी नेक्स्ट आने वाली जनरेशन को इन चीज़ों से रोक सकें। बिल्कुल नौशीन, आपने बड़ी अच्छी बात की कि हम ये देखते हैं कि एक रैट रेस का हिस्सा है हम सब। इस रैट रेस में हमें डाला किसने है, हमें ये भी तो सोचना है ना। हमने खुद डाला अपने आप को। सबसे बड़ा अलमिया ये कि हमने खुद डाला। हम लोगों ने जिस तरह अगर हम अपनी पाकिस्तानी कौम को देखें तो हमने मगरिब की तकलीद करते हुए, नहीं वो तो ये कर गए, वो तो ये कर गए, हमने अपनी दीनी अहकामात, हमने अपनी जो हमारे कस्टम्स थे, हमने उन वैल्यूज़ थे, हमने उनको भुला दिया। हम फिर ना यहाँ के रहे, वेरी सैडली आई एम सेइंग दिस, कि हम ना वहाँ के रहे ना यहाँ के रहे, हम बस मटेरियलिस्टिक हो गए और वो भी हमने पूरी तरह से गेन नहीं किया। तो उन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी बेस को, अपनी फाउंडेशंस को दोबारा स्ट्रॉन्ग करें और इन चीज़ों को डिलीवर करें कि ये शऊर क्या है, आपने अपनी नेक्स्ट जनरेशन को क्या चीज़ें सिखानी है। सही, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले हम प्रॉब्लम्स को समझें
समझें कि हमारा मटेरियलिज्म के पीछे भागना या मटेरियलिस्टिक होना किस कदर नुकसान का सबब बन रहा है। ये किसके लिए नुकसान है? क्या ये हमारे लिए नुकसान है, हमारी आने वाली नस्ल को नुकसान पहुंचा रहा है, हमारे पूरे माशरे में नाहमवारी क्रिएट कर रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं जहां हम मटेरियलिस्टिक अप्रोच को अपनाने की बात करते हैं वहीं दिखावा भी बढ़ता चला जा रहा है। इस दिखावे के पीछे यही रीज़न है, जिस तरह कि हमारे तीनों मेहमानों ने कहा, कि एक रैट रेस का हिस्सा बनते चले जा रहे हैं हम, कि हर किसी से आगे निकलना है। फ़लाँ चीज़ जो है मेरे पास ज़्यादा होनी चाहिए, मेरे पास अच्छा घर होना चाहिए, ज़्यादा पैसे होना चाहिए। ये पैसे की दौड़, ये अच्छे से अच्छा दिखने की दौड़, ये जो खुद को बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाने की एक सोच है, ये हमें किस तरफ लेके जा रही है? इससे बचना, इसको कंट्रोल करना किस कदर मुमकिन है और इसके लिए क्या एफर्ट्स करनी है, जानेंगे अपने तीनों मेहमानों से कि उनके पास क्या सॉल्यूशंस हैं, क्या सजेशंस हैं। एक ब्रेक का हिस्सा बनेंगे हम, एक ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे। जब ब्रेक से वापस आएंगे इन डिटेल गुफ्तगू करेंगे अपने तीनों मेहमानों से, और आपसे भी कहेंगे कि आप भी ज़रूर कॉल करके पार्टिसिपेट करें और अपने सजेशन से हमें आगाह करें। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। नस्ल नौ में बढ़ता हुआ मादियत परस्ती का रुझान, इस रुझान को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, और अगर ये मादियत परस्ती हद से तजावुज़ कर जाए तो यकीनन इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तरबियत के ज़रिए, तरतीब के ज़रिए इसको हमने कंट्रोल करना है। कैसे कर सकते हैं, इस पर जानेंगे अपने तीनों मेहमानों से कि उनके पास क्या सोल्यूशंस हैं, क्या सजेशंस हैं। लेकिन उससे पहले ज़रा जो रैट रेस का जिक्र हुआ, जो दिखावे को प्रमोट करने का जिक्र हुआ, एक दौड़ का जिक्र हुआ, कि हम सब देखते हैं कि हम सब खुद को एक दौड़ में रखे हुए हैं कि हम बस सबसे आगे निकल जाएं, हम प्रोमिनेंट नज़र आएं, हमारे पास जो चीज़ हो वैसी किसी और के पास ना हो, और सब उसकी तारीफ़ करें, उसकी हौसला अफजाई करें। फुरकान, ये जो एक रैट रेस जिसका हम जिक्र करें, एक भेड़ चाल का जिक्र करें, कि हम ये देखते हैं कि हमने खुद से इसको क्रिएट कर दिया है कि बस हम सबसे आगे निकल जाएं, हमारे जैसा किसी और के पास ना हो, हमारे पास जैसा है उसको सब अप्रिशिएट तो करें लेकिन उस तक कोई पहुंच ना सके। ऐसी बहुत सारी सोचें हैं जिसमें कहीं ना कहीं सोशल मीडिया जो है वो एक अहम किरदार अदा कर रहा है। अब सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म यूज़ तो किसी और मकसद के लिए करना चाहिए था जो प्रोडक्टिव हो, कंस्ट्रक्टिव हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने इसको दिखावे के लिए ज़्यादा प्रमोट किया, दिखावे के लिए ज़्यादा यूज़ किया। हम फ़लाँ ब्रांड के कपड़े पहन रहे हैं, फ़लाँ ब्रांड का खाना खा रहे हैं, फ़लाँ होटल में बैठे हुए हैं, हमारा मूड ऐसा है तो हमारा ये करने का दिल है तो हम ये एक्टिविटी कर रहे हैं। इसको प्रमोट करना, दूसरों को दिखाना, शायद ये भी मादियत परस्ती की ही एक जो है वो बहुत अच्छी मिसाल है। बिल्कुल आपने सही कहा कि आजकल ट्रेंड हो गया है ये सोशल मीडिया पे अपने एक्टिविटीज़ को शेयर करना। इससे जो आप देखें, मैंने जो नतीजा निकाला है वो ये है कि इससे आपकी जो पर्सनल फीलिंग्स हैं वो भी शेयर हो रही हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आपके साथ कुछ बुरा होता है आप वो भी सोशल मीडिया पे शेयर करें, तो मतलब आप अपने आप को इन रखना चाह रहे हैं कि लोग आपको देखते रहें, आपके बारे में गॉसिप्स करते रहें, आपकी अप टू डेट लोगों को यू कंसिडर योरसेल्फ एज अ सेलिब्रिटी, ठीक है। हमारे अंदर वो एक कह लें कि मादत परस्ती का एक वो जुनून आ गया कि मैं खुद को एक स्टार समझ रहा होता हूँ। अभी एक एप्लीकेशन है रिसेंटली पेशावर हाई कोर्ट ने बैन की है, मैंने उसकी कई क्लिप्स देखे हैं, इवन कि मेरा उस पर अकाउंट नहीं है, तो मैंने देखा कि वहाँ पे यू आर जस्ट डूइंग अ लिप सिंग ऑन डिफरेंट सॉन्ग्स, और आप यू कंसिडर योरसेल्फ एज अ प्रिंस, प्रिंसेस, हीरोइन, हीरो। आई डोंट नो कि हमारी यंग जनरेशन किस साइड पे जा रही है। सोशल मीडिया वॉज आप अगर कहें सोशल गैदरिंग के था कि लोग अगर फॉर अवे कहीं रहते हैं तो आपस में कम्युनिकेशन का एक अच्छा टूल था, लेकिन उसको नेगेटिविटी तरफ ले जाया गया, उसके बहुत बैड इम्पैक्ट भी पड़े यंग जनरेशन पे। तो अपने आप को आप कह लें कि अपना एक्सपोयर इंसान खुद कर रहा है। यंग्स जो हैं वो यंग्स जो हमारे हैं स्टूडेंट्स कह लें, यूथ जो है वो इस चीज़ में इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई कि वो अपनी यू कैन से कि एक सेल्फ़ी, मैंने तो एक सेल्फ़ी के बारे में पढ़ा था कि किसी साइकेट्रिस्ट ने कहा था इट्स अ मेंटल डिसऑर्डर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। आई डोंट नो कि ये
कहाँ तक सही है, लेकिन अब हर कोई एवरी पर्सन टेक अ सेल्फी। इवन कि टेक्नोलॉजी में भी आप देख लें कि डुअल कैम्स आ गए। पहले जो मोबाइल होते थे, अगर कोई कैमरे वाला था तो उनका बैक कैमरा, फ्रंट कैम नहीं था। तो अब वो अगर ह्यूमन बीइंग का ये अगर मेंटल डिसऑर्डर है तो इसको कंपनीज भी प्रमोट करें अपने ब्रांड की प्रमोशंस के लिए। ऐसे ही। अच्छा, अब ये कंपनीज किस तरह अट्रैक्ट करिए कि आप कंपनी जो कोई भी प्रोडक्ट है वो आप ज़्यादा अट्रैक्ट आप उससे होंगे जितनी वो ब्रांडिंग अच्छी करेगा। आपका माइंड कोई और कंट्रोल कर रहा है। ऐसे ही अपनी प्रमोशंस के लिए वो डिफरेंट जो है वो आप कह लें हरबे मैं कहूँगा वो यूज़ करें। कोई डिफरेंट एड्स चला रहे हैं, बंदे को अट्रैक्ट, जो भी ह्यूमन बीइंग उनको अट्रैक्ट करते हैं, बंदे का माइंड उस तरफ चला जाता है, अच्छा यार दिस इज़ गुड थिंग, ये प्रोडक्ट अच्छा है, मैं इसको क्यों ना परचेज कर रहा हूँ। इसी तरह आप जब इसको इस रेस में एंटर हो जाते हो तो फिर आप ये नहीं देखते कि आपके सोशल नॉर्म्स क्या हैं, फिर आप ये चीज़ भूल जाते हो। आपको बस ये है कि उसके हसूल की आप करते हैं। अच्छा, इसमें एक मैं चीज़ ऐड करूँगा कि जब आप लेट्स सपोज मैं एक पर्सन, उसकी सैलरी 50,000 है और उसका ड्रीम है उसने मर्सिडीज बाय करनी है, डेफिनेटली वो दिनों रात मेहनत करेगा और वो उसको बाय करने के लिए हार्ड वर्क करेगा, लेकिन हार्ड वर्क के साथ साथ उसकी अपनी की हेल्थ डाउन होगी। ठीक है, हेल्थ डाउन होगी, डेफिनेटली उसको हेल्थ जब डाउन होगी, इफेक्ट होगी, तो वो उसको मर्सिडीज का क्या करेगा। लेकिन वो चाहता है कि मेरे पास मर्सिडीज हो, सारे लोग मुझे देखें, मैं जो हूँ जो है वो प्रोमिनेंट नजर आऊँ, लोग मुझे देखें। वो एक वर्ड होता है कि जब आप प्रोमिनेंट हो जाए तो लोग आपकी तारीफें करते हैं और कि भाई इसके पास इतनी अच्छी गाड़ी है, इसने इतने अच्छे ब्रांड के कपड़े पहने, तो बंदा खुद को एक आप कह लें कि एक ऐसे सर्कल में, एक ऐसे आप कह लें कि जार में बंद कर लेता है कि सिर्फ उसको मैं ही मैं नजर आता हूँ, बाकी इंसान। ये किस तरफ हम जा रहे हैं डॉक्टर बुरहान लग, जैसे कि फुरकान ये कह रहे हैं कि हम ये देख रहे हैं कि आजकल हर किसी की ये सोच भी है, इस दौड़ में भी लगे हुए हैं कि बस मैं ही मैं नजर आऊँ, मेरे जैसा मेरे पास जो है वैसा किसी के पास ना हो, वैसा कोई हासिल ना कर सके और मुझे सब अप्रिशिएट भी करें। मैं फिर शऊर की प्रॉब्लम कहूँगा, क्योंकि शऊरी सतह पे अगर कोई सोचता है तो उसके सामने बहुत सारी चीज़ें बड़ी क्लियर हो जाती हैं। उसके सामने ये भी क्लियर हो जाता है कि मुझसे पहले कितने लोग थे जिन्होंने क्या क्या कमाया और वो जब गए तो क्या कुछ लेके गए। उसको ये भी क्लियर हो जाता है कि ज़िंदगी में आज जो कुछ मैंने कमाया, उस कमाई से मैंने क्या क्या सुकून हासिल किया और जो मैंने नहीं कमाया उससे क्या सुकून हासिल कर लिया। बिल्कुल, मैंने जो कुछ लोगों से लिया उससे मुझे कितना सुकून मिला और मैंने जो लोगों को दिया उससे मुझे कितना सुकून मिला। ये सारी चीज़ें हमें कब पता लगेंगी, जब हमारी शऊरी सतह बेहतर होगी। जब तक हम अपने शऊर को ज़हमत नहीं देंगे, जब तक हम सोचना गवारा नहीं करेंगे, जब तक हम लीडरशिप स्टाइल की तरफ नहीं आएंगे, जब तक हम फॉलोवर रहेंगे, जब तक हम ये देखते रहेंगे कि जो हमें नज़र आ रहा है वो हम हासिल कर लें, उस वक्त तक हम इस प्रॉब्लम से नहीं निकल पाएंगे। ऐसे ही डेफिनेटली। लेकिन अब ये सोच कहाँ से आएगी कि हम ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, क्योंकि हम तो ये देख रहे हैं कि अगर एक ऐसा कर रहा है तो मुझे भी ऐसा करना है, मेरे हमसाये के पास एक गाड़ी है तो मेरे घर में जब तक दो नहीं होंगी मुझे सुकून नहीं आएगा। देखिए, उस सोच को इम्प्रूव करने के लिए जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि वो लोग जिनका शऊरी सतह जिनकी बेहतर है उनको रोल प्ले करना होगा। या अगर मैं उस चीज़ को थोड़ा सा और एक्सपेंड करूं तो मुझे लगता है कि तीन चीज़ें, इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस एंड इन्फ्लुएंसर्स, ये वो तीन सेगमेंट्स हैं जिन्होंने रोल प्ले करना है। बिल्कुल करना है। जब मैं इंडिविजुअल्स की बात करता हूँ तो हर वो शख्स जिसके पास जो उसका शऊर और तहत शऊर यानी कॉन्शियस सब कॉन्शियस, अगर उसके पास 1% भी है सही, तो जितना है वो आगे फैला है। जब हम इंडिविजुअल्स की बात करते हैं, यहाँ पे नहीं कि कोई बहुत पढ़ा लिखा, बड़ा काबिल, बड़ा हाईली क्वालिफाइड वो शख्स ही शऊर फैलाएगा, उसके अलावा नहीं। जिसके पास जितना है वो उस शऊरी सतह को आगे फैलाएगा। इंडिविजुअल्स, ठीक। इंडिविजुअल्स से आगे जाते हैं तो इंस्टीट्यूशंस। बाय इंस्टीट्यूशंस आई मीन चाहे वो मीडिया इंस्टीट्यूशंस हों या वो आईटी इंस्टीट्यूशंस हों या वो हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस हों, ठीक, तमाम, या वो एजुकेशन रिलेटेड हों, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो कुछ चीज़ें डिफाइन करें, वो अपने वर्क प्रोटोकॉल्स बनाएं, ठीक, जो वो तमाम पब्लिक जो कि उनके वर्क एनवायरनमेंट में है उनके लिए कुछ वो लेसन्स तैयार करें कि उनको क्या सिखाना है, ठीक। जब इंस्टीट्यूशंस रोल प्ले करेंगे और इंडिविजुअल्स रोल प्ले करेंगे तो उससे अगला स्टेप आ जाता है फिर इन्फ्लुएंसर्स का। इन्फ्लुएंसर्स में मैं रेट करता हूँ सबसे अहम गवर्नमेंट को, ठीक, क्योंकि गवर्नमेंट सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर होता है। अच्छा, अब गवर्नमेंट को जब हम देखते हैं तो दोनों चीज़ें मौजूद हैं। अमूमी तौर पे गवर्नमेंट को सिर्फ क्रिटिसाइज़ किया जाता है, सही,
लेकिन मेरा ख्याल है वहाँ पे भी दोनों चीज़ें मौजूद हैं, चाहे वो किसी की भी गवर्नमेंट को, जो हमारे गवर्नमेंट इदारे हैं वो इर्रेस्पेक्टिव के पॉलिटिकली कौन है, इससे हटते हुए हमारे इदारे अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। मसलन मैं चूँकि हेल्थ केयर से रिलेटेड हूँ, हेल्थ केयर में अगर मैं देखता हूँ तो जो सोशल सिक्योरिटी का डिपार्टमेंट है वो बड़ा अच्छा रोल प्ले कर रहा होता है, और उन्होंने इन्फ्लुएंस करके कि अगर कोई कारखानेदार है और वो अपने लोगों को हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं भी देना चाह रहा, तो एक इन्फ्लुएंसर मौजूद है, उसने इन्फ्लुएंस किया, इन्फ्लुएंस करके वो एक फैसिलिटी लोगों को दिलवा दी। तो जो इन्फ्लुएंसर का रोल है वो बड़ा अहम हो जाता है कि इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस एंड इन्फ्लुएंसर्स मिलकर ये काम करें, तो फिर शऊर बेदार हो सकता है। डेफिनेटली हो सकता है। बड़ी अच्छी आपने सजेशन दी है नौशीन। आप इन सजेशंस में क्या ऐड करना चाहेंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि जब माशरती असरात की हम बात करते हैं, माशरे पे क्या इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है इस मटीरियलिस्टिक अप्रोच का, तो यकीनन हमें नुकसान ही नुकसान नज़र आते हैं। हर कोई एक फैंटेसी में मुब्तला है। अगर एक लड़की की बात कर ली जाए, शादियों के मौके की अगर बात कर ली जाए, तो बहुत ज़्यादा ये सोच हमें परवान चढ़ती नज़र आती है कि फ़लाँ ब्रांड का जोड़ा होगा तो ही शादी हो सकेगी, ऐसा घर होगा, ऐसी गाड़ी होगी, इतना बैंक बैलेंस होगा एक लड़के का तो ही शायद मैं अच्छी जो है वो घरेलू ज़िंदगी अपनी चला सकूंगी, या फिर मेरा घर बहुत अच्छा होगा, मैं बहुत खुशहाल रह सकूंगी। ये सोच भी तो मटेरियलिज्म को ही प्रमोट करती हुई दिखाई दे रही है ना? ये सोच तो टोटली मटेरियलिज्म है। देखिए, मैं समझती हूँ कि हमारा सोसाइटी में कहाँ पे कमी है, हमारी पर्सनैलिटी बिल्डिंग्स में कमी है। हमने रिस्पेक्ट ऑफ टूल बनाया हुआ है कि लाइक अगर ये चीज़ें हमारे पास होंगी तो ही हमें रिस्पेक्ट मिलेगी सोसाइटी में, अदरवाइज शायद हम रिस्पेक्ट नहीं गेन कर सकते। यहाँ पे हम लोगों की गलती है। जब तक हम इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर लेंगे कि हमारी मिस्टेक किधर है, अगर हम इसको इम्प्रूव कर लें तो रिस्पेक्ट तो आप किसी चीज़ से भी हासिल कर सकते हो। रिस्पेक्ट तो आप अपनी टैलेंट से हासिल कर सकते हो। रिस्पेक्ट तो आप अपनी पर्सनैलिटी में मुझे लगता है कि जहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी में आप देखते हो ना कहीं कमी है, अच्छा उसको कवर कैसे करना है, फिर आप कवर इन चीज़ों से करते हो। तो जब तक हम अपनी पर्सनैलिटीज़ पे वर्कआउट नहीं करेंगे कि हमने कहाँ पे हमारी कमी है और हमने किस चीज़ को ओवरकम करके हमने अपने आप को एक कंप्लीट जब तक हम नहीं तसव्वुर करेंगे तब तक मेरा नहीं ख्याल कि हम लोग शायद इस चीज़ पे ओवरकम कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। ख़वातीन इसके अंदर बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करती हुई नज़र आती हैं कि वो दिखावे को भी प्रमोट कर रही हैं, मटेरियलिस्टिक अप्रोच को भी बढ़ा रही हैं और इंडोर्स करती हैं दूसरों पे भी कि आपने भी यही करना है। अगर मेरी बेटी के लिए मैं रिश्ता देखने जा रही हूँ तो ऐसा शौहर मिलना चाहिए जिसके पास इतना बैंक बैलेंस हो, ऐसी गाड़ी हो, घर अपना हो तो ही शादी करेंगे। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये आपके प्रोफेशन से डायरेक्टली रिलेट करता है कि फैमिली मैटर्स हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा, डिवोर्स की रेट्स हमारे जो है वो बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं और उसके पीछे यही एक्सपेक्टेशंस है, यही मटेरियलिस्टिक सोचें हैं कि ये चीज़ नहीं थी इसलिए घर बर्बाद हो गया, ये चीज़ नहीं थी इसलिए घर ख़राब होने की एक कोशिश कर ली, इसलिए लड़ाई झगड़े हुए और वो होते होते कोर्ट कचहरी तक पहुँच गए। तो मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर इसको जो है वो शेयर करें हमारे साथ। बिल्कुल, ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हम लोग बल्कि मैं ये चीज़ इस फोरम पे डिस्कस भी करूँगी कि फैमिली मैटर्स इस टाइम पे सबसे ज़्यादा कोर्ट्स में आ रहे हैं। बाकी जो हैं क्रिमिनल हो गए, सिविल मैटर्स हो गए, वो कम हैं। सबसे ज़्यादा रेशो अगर देखी जाए तो ये डिवोर्स की और ये फैमिली इश्यूज़ की है जो कि अभी कोर्ट्स में चल रही है और उसका मेन रीज़न पीछे यही कुछ है, मटेरियलिज्म है और छोटे छोटे इशूज़ हैं जो कि लोग जो कि इतने बड़े होके कोर्ट में पहुँच जाते हैं कि वाकई में ये ऐसा है कि मेरे पास कार ये वाली नहीं है, उसके पास ये है, ऐसा है, छोटी छोटी चीजें। शादी से पहले ये कहा गया था कि ये देंगे, नहीं दिया। एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा होती हैं लोगों की। अच्छा नेक्स्ट पार्टी ने ये भी करना है, ये चीजें हमारी फुलफिल नहीं हुई, इनसे बोले ये लोग ये कर देते हैं तो ठीक है फिर हम रहने पे तैयार हैं। और यही चीज़ ये अलमिया है हमारी सोसाइटी का बहुत ज़्यादा। और ठीक है, मैं अगर ख़वातीन की एक नेचर देखूँ, नेचर उनकी है, ये तो उनकी नेचर है, हम बदल नहीं सकते कि उन्होंने अपने आप को थोड़ा शो करना है, थोड़ा अच्छा तैयार होने के लिए, एक दूसरे को दिखाने के लिए, ये सब कुछ होता है। लेकिन जब वो चीज़ ज़्यादा हद से बढ़ जाती है और जब आप अभी वही चीज़ जो मैं पहले डिस्कस करी थी कि हमारे मीडिया का बहुत ज़्यादा रोल है इसमें, हम लोग पॉजिटिविटी की तरफ कम चले गए हैं और बाकी इन चीज़ों की प्रमोशंस की तरफ हम लोग ज़्यादा हो गए हैं। तो ऑब्वियसली ब्रांड लाइकिंग और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हमारी सोसाइटी में हो चुकी हैं जिसकी वजह से हर चीज़ इम्बैलेंस हुई है। जब तक हम अपनी
फाउंडेशंस को, अपनी बैक्स को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि हम इन चीज़ों पे इतना आराम से ओवरकम कर सकते हैं। किस तरह से करना है, लेकिन कोशिश ज़रूर की जा सकती है। उस कोशिश के लिए कौन से स्टेप्स उठाने हैं, उस पर बात करेंगे अपने मेहमानों से। हमारे साथ मिसेस अजमल इस्लामाबाद से मौजूद है टेलीफोन लाइन पर, देखते हैं वो क्या शेयर करना चाहेंगी। अस्सलाम वालेकुम मिसेस अजमल। वालेकुम अस्सलाम, मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या शेयर करना चाहेंगी? बहुत अच्छा मौजू, हमेशा की तरह। अल्लाह ताला आप लोगों को बेहतरीन अजर दे इसका। आमीन, आमीन। और हर दौर की जरूरत ऐसे मौजू, बिल्कुल, क्योंकि इंसान को हमेशा ऐसे मौजू की जरूरत रहती है। और मैं बहुत खुश हो रही थी अभी ये सुन के, जब आपने वही आगे बच्चियों के रिश्ते के हवाले से, मेरे माइंड में यही चल रहा था कि मैं आगे आपसे जाके यही बात करूं कि आप इस पे भी बात करें। तो ये हकीकत है, हमारे माशरे की बहुत बड़ी सच्चाई है कि मादियत परस्ती हद से ज्यादा हो गई है। और जो मादा प्रस्त लोग होते हैं वो दरअसल मफाद प्रस्त होते हैं। बहुत अच्छी बात आपने की। हर मौके को वो अपने मफाद में लाना की कोशिश करते हैं। ठीक है मिसेस अजमल, बहुत शुक्रिया पार्टिसिपेट करने का। आपके पॉइंट को जरूर हम शेयर करेंगे और इस पर बात भी करेंगे। एक ब्रेक की जाने में हम बढ़ना है, ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। मादियत परस्ती को हम डिस्कस कर रहे हैं। मटीरियलिस्टिक अप्रोच क्या है, ये किस तरह से इनफरादी सतह पे हमें जो है वो नुकसान में मुब्तला कर रही है। और जब हम पूरे मुआशरे की बात करते हैं, सोसाइटी के पर्सपेक्टिव में जानने की कोशिश करते हैं कि इस पूरे मुआशरे पर इसका क्या इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है, किस तरह से मादियत परस्ती जो है वो हमें नुकसान में मुब्तला कर रही है, सोसाइटी की सोच को बदलना कितना ज़रूरी है और इसमें चेंज किस तरह से लाया जा सकता है। जब तक प्रॉब्लम्स को हाईलाइट नहीं करेंगे, प्रॉब्लम्स के हवाले से नहीं अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, तब तक हम सॉल्यूशंस की जानिब नहीं जा सकते। गुफ्तगू हो रही है अपने मेहमानों से, जिनमें फुरकान मुस्तफ़ा हैं हमारे साथ, डॉक्टर बुरहानुल हक हैं और एडवोकेट नौशीन राजा हैं। जान रहे हैं मादियत परस्ती के नुकसानात क्या हैं, किस तरह से ये जो है वो हमारी सोच पे इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है, हमारी सोसाइटी को जो है वो नुकसान की तरफ लेके जा रही है। इस सोच का बदलना क्यों ज़रूरी है। जब तक सोच के नुकसानात नहीं जानेंगे, मादियत परस्ती के नुकसानात को हाईलाइट नहीं करेंगे, तब तक हम इसको कंट्रोल करने के लिए एफर्ट नहीं कर सकते। एक मरतबा फिर से नौशीन से ही बात करेंगे। नौशीन, कुछ ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी जिसमें हम जो है वो फैमिली मैटर्स को डिस्कस करते हैं कि आजकल डिवोर्स की रेट्स जो है, डिवोर्स की रेशो जो है हम देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी से हाई हो रही है। क्यों, इसके पीछे क्या रीजंस हैं, और उन्हीं वजूहात में कहीं ना कहीं मटेरियलिस्टिक अप्रोच नज़र आती है। इतने पैसे नहीं थे, ये घर नहीं था, वो गाड़ी नहीं थी, हमें तो ये बताया गया था, लड़के का इतना बैंक बैलेंस नहीं था, लड़की ने इतना जहेज़ लाना था, फलां इन फलां। तो ये जो सोच है, इसके लिए कोई कवानीन होने चाहिए ना। बिल्कुल सही कह रही हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि इन सब इश्यूज़ के पीछे सबसे बड़ा हमारा मादियत परस्ती का ही इशू है। हम लोगों ने ट्रेंड सेट खुद करना स्टार्ट किए हैं कि ठीक है, जहेज़ आप दे रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप दे रहे हैं, बेशक आपकी इस्तात इतनी नहीं है, लेकिन वालिदैन कर रहे होते हैं इसलिए कि शायद हमारी बेटी के आगे इज्जत हो या फिर ये। लेकिन जब तक हम अपनी सोच को नहीं बदलेंगे कि हम लोगों के इन चीज़ों से घर नहीं बनेगा, जब तक आप लोग अंडरस्टैंडिंग होती है आपस की, आपकी अगर अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो ऑब्वियसली आप लोगों को ये चीज़ें नहीं करती। अच्छा, इसमें एक बात मैं जरूर ऐड करना चाहूंगी कि बाज़ औक़ात ऐसे भी देखने में आया है कि लड़के वालों की तरफ से कोई डिमांड नहीं की जाती, मगर लड़की वाले जो हैं वो बज़िद होते हैं कि नहीं, हमने इतना ही कुछ देना है अपनी बेटी को, ताकि हमारी बेटी जो है वो इतना लेके जाएगी तो उसकी सब वाह वाह करेंगे, जी जी करेंगे, और कहीं ना कहीं वो जो है वो भारी होके जाएगी। बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि वो हमारा माइंडसेट बन चुका है। हमारी सोसाइटी में ये चीज़ें चल रही हैं ना, बिकॉज कि जितना हमने, और वो दिखाना भी होता है, फैमिली वालों को दिखाना होता है, रिलेटिव्स को दिखाना होता है, हमने तो बहुत जहेज दे दिया। मेरा तो ख्याल है इस पर ज़रूर कवानीन बनने चाहिए कि एक लिमिट सेट होनी चाहिए कि आप नेसेसिटीज़ के अलावा अगर आप देना चाहते हैं वो भी डिस्करेज होनी चाहिए। इन चीज़ों के लिए जब तक हम लोग खुद स्टेप्स नहीं ना उठाएंगे, मेरा नहीं ख्याल कि हमें कोई इंडोर्स तो हम पे करेगा नहीं आके कि आप लोग ये रूल्स बना लो, ये कर लो। हमारी सोसाइटी के इस टाइम पे जो बेसिक
बेसिक इशू है ना वो यही है, और मादियत परस्ती सबसे ज़्यादा यहाँ पे चल रही है। हम सबसे ज़्यादा स्पेंड कहाँ पे कर रहे हैं? शादियों पे कर रहे हैं, और उसके आफ्टर इफेक्ट्स भी हम लोग भुगत रहे होते हैं। बेशक आप कंगले हो रहे हो, आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन आपने अपने आप को शो ऑफ करवाना है। एक तो वो फैमिली है ना कि चले आपने अपनी बेटी को जहेज दिया ये वो, उसके बाद जितने आपके गेस्ट आ रहे हैं उन्होंने भी उसी इवेंट पे शो करना होता है, नहीं हम तो बड़े वेल्दी हैं जी, हमारे पास सब कुछ है, हम तो इतना देंगे, फलाने इतना दिया तो हम उससे बढ़ के देंगे। नौशीन कंटिन्यू करते हैं। इमरान बट टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ लाहौर से मौजूद है, देखते हैं वो क्या शेयर करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम इमरान। जी वालेकुम सलाम जी, आप सबको जी बहुत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और पहले बिफोर आई स्टार्ट मैं बताऊं कि मैंने जिंदगी में पहली दफा किसी प्रोग्राम में कॉल की है। अच्छा, वेलकम करते हैं आप। जी थैंक यू। मैं ये मादियत परस्ती का जो आपका टॉपिक है इज वेरी क्या कहना चाहिए, ये जरूरी है आज के माशरे के पॉइंट से। लेकिन जो बेसिक चीज जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये कि जब हम छोटे थे ना तो मीडिया का रोल उसमें इस तरह से इम्पोर्टेंट था कि जो प्रोग्राम टीवी पे हम ड्रामे देखते थे उसमें जो मादियत परस्ती अगर दिखाई भी जाती थी, बट एट द एंड ऑफ द डे उस बंदे को नुकसान में दिखाया जाता था, और एक मॉरल एक मैसेज कन्वे होता था जो कि बच्चे देखते थे या बड़े भी देखते थे, तो हमें एक अच्छा एक सबक मिलता था। तो मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ, आपका पैनल माशाल्लाह बहुत अच्छी बातें कर रहा है और मुझे बड़ी खुशी हुई है देख के कि आप इस तरह के प्रोग्राम आप कर रहे हैं, और मैं आई वुड लव टू सी इन फ्यूचर सच। बल्कि मैं घर के बच्चों को भी बोलूंगा कि ये आपका चैनल जरूर देखिए। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया इमरान, आपने जो है वो अप्रिशिएट किया और पार्टिसिपेट किया और अपनी सजेशन से भी हमें आगाह किया। मीडिया के किरदार को हम ज़रूर जानेंगे। नौशीन, आप अपनी बात को ही कंप्लीट कीजिए। वही चीज़ जो हम डिस्कस कर रहे थे कि जब तक हम लोग खुद इन चीज़ों को स्टेप नहीं उठाते कि डिस्करेज किया जाए, जब तक हम खुद नहीं डिस्करेज करेंगे तो ऑब्वियसली, लेकिन यही है कि आप जब तक मशरूत कर दोगे कि इतनी चीज़ें देंगे तो अगली बंदी खुश रहेगी, इट्स नॉट अ गुड लॉजिक, या इलॉजिकल चीज़ है। हम लोगों का अपना माइंड भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता कि चीज़ों से अगर घर बनते होते तो मेरे ख्याल में आज फिर हमारे पास तो कोई इशू आता ही ना कोर्ट्स में जितना हम लोग देख रहे हैं। और हमारे पास जो मैटर्स आ रहे हैं फैमिली मैटर्स, मैं आपको बताऊं कि उनकी बेस यही है, यही चीज़ें और यही मटेरियलिस्टिक सोच कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस, कितना दिया कितना नहीं दिया, इतना लेना चाहिए था, अच्छा फिर आपका बड़ी बेटी का तो इतना जहेज था, इसका भी इतना होना चाहिए। एग्जैक्टली, अगर कभी ना कभी ये इश्यूज इतने ज़्यादा, और उसके बाद आपके सगे बहन भाई बैठ के उन्हीं कोर्ट्स में लड़ रहे होते हैं कि नहीं मेरे फादर को अब मुझे इतना दे देना चाहिए बिकॉज शादी पे शायद मेरी पे इतना स्पेंड नहीं हुआ था, दूसरे पे इतना हो गया था, और लाइफ में इसको ये किया। जब तक हम मेटेरियलिस्टिक सोच से नहीं निकलेंगे, हम अपनी घर के इश्यूज ही हम सॉल्व नहीं कर सकेंगे, तो मेरा ख्याल हम सोसाइटी में कैसे हम ग्रो करेंगे और हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही नौशीन, अगर पॉलिसीज़ बनती हैं, जो कवानीन जिनका हम तस्करा करें, अगर इनको स्ट्रिक्टली जो है वो बनाया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो क्या हम कन्विंस हो सकेंगे, क्या हम जो है मान सकेंगे? मुझे बताएं, मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए अगर हमारी वन डिश वाली पॉलिसी हमने इम्पोज की ना, चली अगर किसी लेवल तक, हम ये नहीं कहते कि 100% वो सक्सेसफुल है या फिर वो बड़ी अच्छी चल रही है, हमें इसी तरह कुछ लिमिट्स हर चीज़ की सेट करनी पड़ेंगी। जब आप मुआशरे में देखते हैं ना कि एक बुराई बहुत, ये बुराई है, आई मस्ट से कि ये एक बहुत बड़ी जहनी बीमारी है और ये एक बुराई है जो कि इस लिमिट तक पहुंच चुकी है। अब कितनी आप देखें लड़कियां बेचारी घरों में बैठी हुई हैं इस इशू की वजह से कि हम उस स्टैंडर्ड पे सेट नहीं हो रहे। वो स्टैंडर्ड्स जो है, आपकी पर्सनैलिटी नहीं देखी जा रही, आपकी ग्रूमिंग नहीं देखी जा रही, आपकी तरबियत नहीं देखी जा रही, बल्कि आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ों से आपका जो है मौजना किया जा रहा है कि ये इसके साथ हमें कितने बेनिफिट्स हैं। आई मस्ट से कि वो बेनिफिट्स नहीं है, लेकिन वो एक सोसाइटी ट्रेंड्स बन चुके हैं जिनको डिस्करेज करना बहुत शदीद ज़रूरी है। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। फुरकान, आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से डिस्करेज किया जा सकता है इन तमाम तरह वैल्यूज़ को जो हमने सो कॉल्ड वैल्यूज़ बना ली हैं? ये आर्टिफिशियल अप्रोच है, ये मटेरियलिस्टिक अप्रोच है, इसको तोड़ना है, ख़त्म करना है। तरबियत इसमें क्या किरदार अदा कर सकती है? तरबियत तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी इसमें। मेन हमारा जो है, हमारे जो सर्कल है, सोशल सर्कल, उसमें ये चीज़ अवेयरनेस लानी पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके बताने पड़ेंगे हमारी यंग जनरेशन के कि आपके रिलेटिव्स की क्या वैल्यू है। मटेरियल्स की वैल्यू नहीं है। इन दी एंड रिलेटिव्स ने ही काम आना है, मटेरियल ने किसी ने काम नहीं आना। उसके बाद फिर हमें मीडिया लेवल पे भी अवेयरनेस, बात अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं ज़रूर इसमें ऐड करना चाहूँगी। रिलेटिव्स की वैल्यूज़ कैसे हम जो है वो जान सके जब उन्हीं रिश्तेदारों में से ये डिमांड आती है कि इसके घर हम रिश्ता नहीं कर सकते। अनफॉर्चुनेटली ये बात सुनने को मिलती है बहुत सारे घरों में, क्योंकि ये ज़्यादा जहेज़ जो है वो लेकर नहीं आएगी, इसके तो हालात अच्छे नहीं हैं, ये अच्छे होटल में, अच्छे जो है वो मार्की में जाके शादी नहीं कर सके। एग्जैक्टली। इसका गवर्नमेंट लेवल पे कुछ लॉज इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे हमें कि इक्वल
हर चीज़ को इक्वल रखा जाए। अगर कोई अमीर है कोई गरीब है तो उसका सेम ही, जैसे वन डिश का मैडम ने कहा कि वन डिश का इम्प्लीमेंट हुआ, काफ़ी अच्छा उसका पॉजिटिव है, इस तरह आपका जहेज़ का जिस्सा है उसकी भी एक लिमिटेशन डिफाइन होनी चाहिए अब, क्योंकि सम पेरेंट्स होते हैं वो नहीं अफोर्ड कर सकते, वो उधार लेते हैं, वो लोगों से लोन लेते हैं और इस चीज़ को फिर अपनी बेटी को खुश रखने के लिए उसके हस्बैंड को उसके ससुराल में वो चीज़ें देते हैं, पैसे देते हैं कि भाई हमारी बेटी खुश है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोग जब देखते हैं कि माँ बाप बेटी के लिए सब कुछ करें तो उनकी लालच बढ़ जाती है कि हम और डिमांड करें। अगर वो डिमांड पूरी नहीं करते तो फिर क्या होता है, अनफॉर्चुनेटली लड़की को आखिर में या तो डाइवोर्स हो जाती है या उसको चूल्हा फट गया, आजकल जो इंसिडेंट आम है, कॉमन है, उसको आग लगी। तो ये चीज़ हमें गवर्नमेंट लेवल पे इम्प्लीमेंट करवानी पड़ेगी कि गवर्नमेंट अवेयरनेस स्टार्ट करें, कोई लॉज इम्प्लीमेंट करें कि आपने इस लेवल तक आना है, इतने आपने जहेज या ये वैल्यू आपने देनी है। और कोर्ट्स का माशाल्लाह कोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हैं, बहुत एक्टिव हैं इस मामले में, तो कुछ हद तक ये चीज़ अभी कंट्रोल्ड है। लेकिन अगर गवर्नमेंट कोई पॉलिसीज़ की डिफाइन कर दे, जिस तरह खाने पे उन्होंने पॉलिसी डिफाइन की, इस तरह अगर आप ये डॉवरी पे और ये जहेज पे अगर कोई पॉलिसी डिफाइन कर दें तो कई लड़कियाँ जो अभी घर बैठी हुई हैं उनकी शादियाँ भी हो जाएंगी। और मेल और फीमेल, अगर फीमेल्स भी अगर ये करते हैं कि अगर फीमेल्स की फैमिली वाले भी लालच करते हैं कि हम लड़के से ये कहेंगे भाई हमारी बेटी को घर होगा तो हम रिश्ता देंगे, तो ये चीज़ें चेक एंड बैलेंस अगर हम लॉज बना लें, अगर कानून बना दें तो इंशाल्लाह ये जो है काफ़ी हद तक जो है कंट्रोलेबल है। बिल्कुल, लॉज बनाने के साथ साथ खुद को कैसे बदलें, सोच को कैसे बदलें, ओवरऑल मुआशरे का माइंडसेट चेंज किस तरह से किया जा सकता है डॉक्टर बुरहान? दो चीज़ें, दो लफ्ज़ों के फ़र्क को समझना होगा, अना और खुदी। ठीक। ईगो, सेल्फ एस्टीम, बड़ाई, कामयाबी। जब तक इसका फ़र्क हमें समझ नहीं आएगा हम कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही। जो मैंने बात की अना जिसको ईगो कहा जाता है और सेल्फ एस्टीम जो कि खुदी है, ये हम लोगों में एक बहुत बड़ा फ़र्क है कि हमें जाना चाहिए खुदी की तरफ, सेल्फ एस्टीम की तरफ, हम चले जाते हैं ईगो की तरफ। वैसे ही जो सेल्फ एस्टीम का रास्ता है वो कामयाबी का रास्ता है और ईगो जिस तरफ लेके जाती है वो अपनी बड़ाई का रास्ता है। ईगो हमें जिस डायरेक्शन में लेके जाती है वहाँ पे हम कहते हैं मेरी शक्ल, मेरी अकल, मेरी कमाई, मेरा मज़हब, मेरा तरीक़ेकार, मेरी जिसामत, मेरे कपड़े, मेरा बोलने का अंदाज़, मेरा दबदबा, हर चीज़ जो कि बड़ाई की तरफ। बिल्कुल ऐसी। सेल्फ एस्टीम कहाँ लेके जाती है? कामयाबी की तरफ। ठीक। मेरी जिम्मेदारी, मेरा किरदार, बिल्कुल, मेरी एथिक्स, ये वो चीज़ें हैं जो कि हमें कामयाबी की तरफ लेके जाती हैं। अगर हमारी कौम ईगो और सेल्फ एस्टीम का फ़र्क समझ जाए तो उसको सेल्फ एस्टीम के रास्ते में चलने में आसानी होगी, और अगर वो चल पड़े तो वही कामयाबी का रास्ता है। जब हम बात करते हैं हमारे हर चीज़ में, चाहे वो मेल हो या वो फीमेल हो, वो क्वालिफाइड हो या वो अनक्वालिफाइड हो, सही, वो स्टूडेंट हो, वो ताजिर हो, वो डॉक्टर हो, वो इंजीनियर्स हो, हमें हर जगह ये प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रही हैं ईगो और सेल्फ एस्टीम की। जब तक हम इगोइस्टिक रहेंगे हमारी सोसाइटी ठीक नहीं हो सकेगी। हमें वहाँ से सेल्फ एस्टीम की तरफ आना होगा, हमें अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ पहचाननी होंगी और उसके बाद संभालनी होंगी। हम हर वक्त हुकूक की बात करते हैं, हमें जिम्मेदारियों का नहीं पता, ड्यूटीज का नहीं पता। डेफिनेटली हम में से हर औरत हुकूक नस्वा की बात तो कर लेती है, लेकिन अपने बेटों की जिम्मेदारियां नहीं संभालती, जिसकी वजह से आने वाले वक्तों की माएँ जो हैं वो भी अपने हुकूक की बात करती रहती हैं। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। अगर वो माएँ अपने बच्चों को, बेटों को ये बता दें कि बेटा आपकी ये जिम्मेदारियां हैं और जो आपकी जिम्मेदारियां हैं वो आप अदा कर लोगे, तो जो आपकी बेगमात और आपकी बेटियां और आपकी बहनें हैं वो आपको फॉलो करेंगी। एक लीडरशिप रोल आपको मिला है जिसको हम मर्दानगी कहते हैं। मर्दानगी को हमने गलत परसीव कर लिया है। मर्दानगी नाम है सेल्फ एस्टीम का, हमने मर्दानगी को समझ लिया है ईगो। मर्दानगी नाम है जिम्मेदारी पूरा करने का। हम समझते हैं मर्दानगी नाम है लाउड बोलने का, किसी को दबा लेने का, किसी पे जुल्म कर लेने का। जी, अनफॉर्चुनेट। हमारी ताकत का ये नाम है मर्दानगी का। अगर यही मर्दानगी है तो एक आदमी से ज्यादा एक गैंडा मर्द होगा। मर्दानगी ताकत का नाम नहीं है, मर्दानगी जिम्मेदारी का नाम है। ये हम कैसे समझेंगे? ये हम सिर्फ उसी वक्त समझेंगे जब हम ईगो और सेल्फ एस्टीम को डिफरेंशिएट अब ये समझाएगा कौन डॉक्टर साहब? ये इंस्टीट्यूट्स में समझाया जाएगा, ये घरों पे समझाया जाएगा, वालिदैन समझाएंगे, टीचर्स समझाएंगे, ओवरऑल सोसाइटी समझाएगी? सबसे पहली जिम्मेदारी है हमने अपने आप को खुद समझाना है।
जब तक हम अपने आप को नहीं समझाएंगे कोई किसी को नहीं समझा सकता। जब तक हम अपने आप को नहीं समझाएंगे तो हमारी मिसाल उन तोतों की सी होगी कि जो बिजली की तार पे बैठ के मर जाते हैं और ये कहते कहते मरते हैं कि इस तार पे बैठोगे तो मर जाओगे। हमने वो तोते नहीं बनना, ऐसे ही हमने समझना है। और जब हम समझेंगे तो फिर हम दूसरों को भी इफेक्टिवली समझा सकते हैं, और अगर हमने खुद ना समझा तो हम किसी को नहीं समझा सकते। सही, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नौशीन आप ज़रूर एग्री करेंगे कि इस वक्त हमारी ये स्टेज है कि हम समझना नहीं चाहते, जानते बूझते हम वो अपनाना चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी यही देख रहे होते हैं कि लोग क्या कहेंगे, अगर हमने ये ना किया तो हमें क्या फेस करना पड़ेगा, लोग हमारे बच्चों के हवाले से क्या कहेंगे, हमें क्या कहेंगे, एक्सेप्टेंस मिलेगी या नहीं। ये एक्सेप्टेंस क्यों ज़रूरी हो गई है हमारे लिए? क्योंकि ये हमने अपने लिए खुद ये चीज़ें पैदा की हैं, और अब हम उस एक बीमारी बन चुकी है माशरे में कि हमने अपने बच्चों को ये एक सेटअप बना के देना है। अगर नहीं होगा तो हम अपने स्टैंडर्ड के लोगों को या फिर अपने कोलीग्स को या फिर अपने आसपास के लोगों में एक अपना स्टैंडर्ड कैसे दिखा सकेंगे। और ये इस बीमारी को पूरा करते करते हमारा पूरा माशरा इस रेस में लगा हुआ है। सही, बिल्कुल। जब तक कि हम लोग सबसे पहले वही जैसा डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हमने सबसे पहले अपनी ज़ात पर काम करना है। जब हम अपनी ज़ात में इतने सेल्फ कॉन्फिडेंट होंगे कि अगर हम एक छोटे स्कूल में भी बच्चे को भेज रहे हैं तो हमें ये एहसास कमतरी जो होता है वो नहीं होगा कि नहीं शायद हम अपने बच्चों के साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं। हम कॉन्फिडेंट हों कि हमने अपने बच्चों के लिए बेस्ट किया है, हमने उन पर स्पेंड नहीं किया लेकिन हमने उनको क्वालिटी दी है। सही। जब तक हमें ये चीज़ें नहीं होंगी, हम अपने ऊपर नहीं करेंगे, हम अपनी सोसाइटी में ये चीज़ें, एक टाइम लगेगा। एकदम से ये नहीं हो सकता कि हम कुछ इम्पोज करें सोसाइटी पे और एकदम से लोग एक्सेप्ट करें और वो चल पड़े। नहीं, आप जब तक स्टैंडर्ड्स को, आप जब तक ग्लैमर को और इन चीज़ों को नहीं कर सकते हो, लाइक इनको अनलाइक नहीं करोगे, तब तक आप नहीं लेकर चल सकते हो अपनी सोसाइटी में पॉजिटिव चीज़ों को। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आपने की है। कंटिन्यू करेंगे, आज के दूसरे टॉपिक के हवाले से भी बात करेंगे। नाज़रीन, हमें एक ब्रेक की जाने बढ़ना है, ब्रेक से वापस आते हैं, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक। सच सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। बढ़ेंगे आज के दूसरे टॉपिक की जानिब। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, इसका बेजा इस्तेमाल नहीं करना बल्कि मुस्बत और मौसर इस्तेमाल ज़रूरी है। जब भी हम जदीद टेक्नोलॉजी की बात करते हैं जिससे हम कदम होकर चलना है। फुरकान, आपसे स्टार्ट लेना चाहूँगी। आए दिन हमारी टेक्नोलॉजीज चेंज हो रही हैं, बट अनफॉर्चुनेटली इसका पॉजिटिव तो हो रहा है लेकिन नेगेटिव ट्रेंड ज़्यादा यूज़ हो रहा है। सही। अगर आप डिफरेंट मोबाइल एप्लीकेशंस को हम अगर डिस्कस करें तो आजकल जो है कुछ ऐसी एप्लीकेशंस है जिस पे लोग कहते हैं कि आप इसको यूज़ करें, इस्तेमाल करें, यू कैन अर्न अ मनी। ठीक है, तो माशरे में ये एक वबा की तरफ फैलता जा रहा है। इसको मिस यूज़ यू कैन से। टेक्नोलॉजी बनाई गई थी ह्यूमन बीइंग की कंफर्ट के लिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में उसका मिस यूज़ ज़्यादा है और पॉजिटिव वे कम है। डिफरेंट एप्लीकेशंस, डिफरेंट सॉफ्टवेयर, डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आए दिन ये होता है कि आप वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करें और दिन की आप 5 से 6 हज़ार कमा सकते हैं। दैट्स ऑल फेक। दे गेट योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बाद आपके सोशल अकाउंट्स के ऊपर दे पेनिट्रेट, वहाँ से इन्फॉर्मेशन गेट करते हैं, आपका फेक अकाउंट बना के मिस यूज़ करते हैं। कई इंसिडेंट हैं, मैडम के पास भी साइबर क्राइम के काफ़ी इंसिडेंट आते होंगे। लोग डिफरेंट लोगों के साथ इंटरेक्शन करके उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पर्सनल पिक्चर्स, पर्सनल मैसेजेस पब्लिक करना शुरू करते हैं, उनको ब्लैकमेल करते हैं। हमारा साइबर क्राइम FIA इज़ वेरी एक्टिव राइट नाउ। उन्होंने काफ़ी हद तक इस चीज़ को कंट्रोल कर लिया, बट अनफॉर्चुनेटली जिन लोगों को इसकी अवेयरनेस नहीं है, दे यूजिंग मिस यूज़ ऑफ दैट टेक्नोलॉजी। हमारा मेन पर्पज़ ये होना चाहिए कि इसको हम प्रोडक्टिविटी की तरफ लेकर जाएं। इससे हमने सीखना है, ना कि हमने इसको अपना वबाल जान बनाना है। क्योंकि अभी अगर आप साइबर क्राइम के अगर लॉ पढ़े तो इट्स वेरी स्ट्रिक्ट राइट नाउ। अगर आप किसी की विदाउट परमिशन स्नैप भी लेते हैं तो इट्स इनलीगल एक्टिविटी राइट नाउ। तो उसके इस्तेमाल का जो वाहिद जो है पॉजिटिव वो यही है कि आप उसको प्रोडक्टिविटी की तरफ लेकर जाएं। लोग कहते हैं कि हमने मोबाइल ले लिया, उसमें हमने एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लिया, हमने फेसबुक कर लिया, हमने उस पर स्टेटस लगा। दैट्स नॉट द यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी। इट्स यूज फॉर योर शेयरिंग योर पर्सनल थिंग ऑन द पब्लिकली। एप्लीकेशन, अब मैं स्टूडेंट्स की अगर बात करूँ, माशाल्लाह हमारे अंदर टैलेंट इतना है, पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, नो डाउट। वर्ल्ड हाईएस्ट जो इस वक्त आप कह लें कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं,
एक्यूरेसी में जा रहे हो पाकिस्तान के, हमारे नेबर्स में भी अच्छा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे गूगल इज़ अ ब्रांड, उन्होंने अपना ऑफिस वहाँ पे ओपन कर लिया है, फेसबुक का वहाँ पे, अमेजोन इवन के वहाँ पे। पाकिस्तान में अभी ऐसा सच कोई वो नहीं है। गवर्नमेंट, दिस गवर्नमेंट एंड प्रीवियस गवर्नमेंट इन्होंने स्टेप उठाए हैं। आई अप्रिशिएट के आरफा करीम टावर इन लाहौर बना, उसमें काफ़ी अच्छी कंपनीज स्टैब्लिश हुई जो रेवेन्यू आपके गवर्नमेंट को बहुत दे रही हैं, तो वो प्रोडक्टिविटी है, वो पॉजिटिव है। बीच में आप कह लें कि 100% नहीं, 10 to 90% बीच में आप कह लें कि मिक्सअप है, ना कोई ज़्यादा इसका बुरा है ना कोई इसका ज़्यादा अच्छा है, तो हम अब आप कह रहे हैं इन बिटवीन इस चीज़ को लेकर चल रहे हैं। लेकिन अभी मेन चीज़ ये कि हमने अपने माशरे को, हमने अपनी सोसाइटी को पॉजिटिव वे की तरफ लेकर जाना है, और IT टेक्नोलॉजी, जितनी भी हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, उनका प्रोडक्टिविटी अच्छी पॉजिटिव वे में लेके जानी है। सही। एप्लीकेशन नो डाउट फॉर यूज़ होती है, कुछ एप्लीकेशंस हैं जिससे आप डेफिनेटली यू कैन अर्न, ठीक है। अभी आप यूट्यूब चैनल लाइक यू कैन ओपन योर चैनल, यू कैन अर्न अ लॉट, ठीक, राइट। आप वहाँ पे अपने चैनल्स, अपने एजुकेशनल चैनल्स वहाँ पे बना सकते हैं, लेकिन समहाउ कुछ लोग उसको मिसयूज़ करते हैं, कुछ लोग उसको ब्लैकमेल, डिफरेंट लोगों के जो है पर्सनल थिंग्स को लेकर ब्लैकमेल करते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ पे आजकल थोड़ा सा ये ट्रेंड है कि जो हमारे कम लिटरेट एरियाज़ हैं, यू कैन से, जहाँ पे लिटरेसी रेट कम है, लेकिन वहाँ पे स्मार्टफोन्स पहुँच चुके हैं, तो वहाँ पे इस टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव वे में तो शायद ही कोई यूज़ हो रहा है, नेगेटिविटी भी बहुत यूज़ हो रहा है। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है, इस पे इन डिटेल गुफ्तगू करेंगे। इम्तियाज़ हमारे रेगुलर कॉलर कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़। वालेकुम अस्सलाम मैम, बहुत अच्छे मौजू पे बात हो रही है, बहुत शुक्रिया। लेकिन ज़्यादा का तलबगार हूँ, मैं भी शामिल गुफ्तगू हो जाऊँगा। जी ज़रूर ज़रूर। कि पहले मादा परस्ती की बात हुई तो आप यकीन करें तमाम बुराइयों की जड़ हमारे यहाँ, बल्कि बिलखुसूस हमारे जैसे मुल्कों में मादा परस्ती ने ही अवाम का हकूक का गला घोटा हुआ है। बिल्कुल। और ये इतनी आसानी से ठीक होने वाला नहीं है, क्योंकि जब शैतान सर चढ़ के बोलता है तो बड़े मुश्किलात हो जाते हैं। और दूसरी बात हो गई जदीद टेक्नोलॉजी की, जी। तो सिर्फ मोबाइल को ही आप डिस्कस ना करें, दुनिया में बहुत ज्यादा हर एक फील्ड के अंदर सुई से लेके पहाड़ तक बनाने के आइटम्स के अंदर जो है जदीद टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। बिल्कुल ऐसे। तमाम टेक्नोलॉजी वालों से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि भाई ऐसे काम करें इसके टेक्नोलॉजी इंसानियत की फलाह बहबूद में आ जाए और उसमें काम आए, न कि आप कंपटीशन में आके कोई वायरस इजाद कर दे, कोई आप मौलिक हथियार इजाद कर दे और उसके आगे बढ़ने में आप इंसानियत का कत्लेआम करें, तो ये जदीद टेक्नोलॉजी का बड़ा गलत इस्तेमाल होगा और जिसके नताइज का जिम्मेदार इंसान खुद होगा। कहते हैं ना, क़यामत, अल्लाह की क़यामत दूर सही मगर दुनिया की क़यामत दूर नहीं। तो ऐसा ना हो कि हम अपनी हरकतों की वजह से बड़ा मसला कर दे। टेक्नोलॉजी अच्छी चीज और रहेगी। पाकिस्तान की बात तो बहुत सारे बच्चे बहुत आगे हैं, मगर बहुत सारे लोग हमारे नजरअंदाज भी कर दिए गए एजुकेशन के लिए। तो जदीद टेक्नोलॉजी से उनको भी फायदा पहुंचाने की बात होनी चाहिए। सिर्फ अपने घर को देखना ही इंसानियत नहीं है, दूसरे अगल बगल में भी देखना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़, बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आपने पार्टिसिपेट किया और इतने अच्छे सजेशंस दिए कि जदीद टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो ये हमारी आसानी के लिए होनी चाहिए, ना कि ये हमारे लिए ही कुछ ऐसे नुकसानात क्रिएट करे कि जिससे फिर हम निमट ना सकें। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे? इम्तियाज़ की बात को अगर आगे लेकर चलें तो यकीनन हम ये देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द जैसे ही टेक्नोलॉजी की बात होती है तो हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी नज़र आती हैं जो कि हमारी आसानी के लिए, जो कि टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए, और हम इनके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा मुनहसर होते चले जा रहे हैं कि बस हम इनके बगैर जो है सांस नहीं ले सकते। अगर ये टेक्नोलॉजी के आलात नहीं होंगे तो हम चल नहीं सकेंगे, हमें शायद सांस भी नहीं आएगा। ये जो इस कदर हम डिपेंडेंट हो गए हैं, क्या ये हम ठीक जानिब जा रहे हैं? यहाँ पे मैं समझता हूँ कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वी आर अनेबल टू डिफरेंशिएट। हम इसमें तमीज़ नहीं कर पा रहे कि कहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज़ प्रोडक्टिव है और कहाँ पे ये काउंटर प्रोडक्टिव है। ठीक। कहाँ पे इससे हमें फ़ायदा हो रहा है और कहाँ पे हमें इससे नुकसान हो रहा है। सही। सबसे पहले तो सबसे पहले मैं इंडिविजुअल्स की बात करूंगा कि तमाम लोगों को अपनी अपनी सतह पे बहुत लंबा चौड़ा सोचने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये एक छोटा सा पॉइंट सोच लें कि जो हम यूज़ कर रहे हैं टेक्नोलॉजी, ये हमें, हमारे घर वालों को, हमारी सोसाइटी को फ़ायदा दे रही है या फ़ायदा नहीं दे रही। ठीक। अच्छा, अब अगर फ़ायदा दे रही है तो फिर उसको कैसे यूज़ किया जाए और कितना यूज़ किया जाए, ये अगले सवाल आ जाते हैं। अगर फ़ायदा दे रही है, अच्छा, अब जो नुकसान दे रही हैं उस पर तो बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी में बेशुमार चीज़ें ऐसी भी हैं जो फ़ायदा दे रही हैं लेकिन वो यूज़ नहीं हो रही। यूज़ वो हो रही हैं जो फ़ायदा नहीं दे रही हैं।
जो फ़ायदा दे रही हैं उसमें अगेन मैंने जो ट्रिपल आई की बात की थी ना, इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस एंड इन्फ्लुएंसर्स, 3 आईज की मैंने बात की थी पहले भी, उन्हीं 3 की मैं दोबारा बात करूंगा। इंडिविजुअल लेवल पे मैंने बात की, इंस्टीट्यूशन लेवल पे मैं थोड़ी सी बात करूंगा, चूँकि मैं खुद हेल्थ केयर सेगमेंट से रिलेटेड हूँ। हेल्थ में टेक्नोलॉजी का रोल, एक तरफ तो वो रोल है जिसमें लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, सिर्फ एडवांटेजेस ले सकते हैं। उसमें तो पार्टिसिपेट किसी और ने किया है, लाइक सीटी स्कैन हो, एमआरआई हो, जदीद मशीनें हो, वो बन के आ गई, उस टेक्नोलॉजी से हम फ़ायदा उठा रहे हैं। दूसरी चीज़ वो है जिसमें हम पार्टिसिपेट करके फ़ायदा उठा सकते हैं। हम वो ऐप्स तो यूज़ कर रहे हैं जिससे हमारा टाइम ज़ाया हो रहा है। हेल्थ केयर की वो ऐप्स जिन्होंने हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है, हमारी हेल्थ को बेहतर बनाना है, हमें उनका भी पता हो। रावलपिंडी में ही मैं एक हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन को बड़ा अप्रिशिएट करूंगा, उन्होंने एक स्टेप ये लिया कि अपने कुछ चीज़ों को सब्सिडाइज कर दिया उन लोगों के लिए जो कि टेक्नोलॉजी से अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर रहे हैं। अच्छा, वो कैसे? उन्होंने ये काम किया कि एक कोलैबोरेशन की, एक आईटी फर्म के साथ कोलैबोरेशन कर ली, और कोलैबोरेशन में उन्होंने लोगों को वो चीज़ मिनिमल कॉस्ट पे या एफओसी ऑफ़र करना शुरू कर दी, उसकी कॉस्ट खुद बियर की। लोगों को ये ऑफ़र किया कि अगर आप इन ऐप्स को यूज़ करते हैं तो आप अपने हेल्थ रिकॉर्ड्स उसमें मेंटेन कर सकेंगे। अच्छा। और डॉक्टर्स के साथ अपनी जो भी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं, उसमें इसके थ्रू अगर कोऑर्डिनेट करते हैं तो एक हेल्थ केयर की प्रॉब्लम ये है, थोड़ी सी प्रॉब्लम बताऊंगा फिर उसकी सॉल्यूशन की तरफ, कि हमारे यहाँ जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती हैं वो ब्रांड नेम के साथ की जाती हैं, मॉलिक्यूल के साथ नहीं की जाती। अब जब वो ब्रांड नेम के साथ की जाती हैं तो डिफरेंट ब्रांड नेम्स होते हैं। एक वो शख्स जिसका मेडिकल फील्ड से ताल्लुक नहीं है उसको नहीं पता होता बिल्कुल ऐसे कि इसके अंदर फार्मूला क्या यूज है, फार्मूला क्या है। अच्छा, अब एक डॉक्टर के पास गए, उसने एक ही ब्रांड में वो मेडिसिन दी, किसी और डॉक्टर के पास गए, उसने किसी और ब्रांड में वही मेडिसिन दे दी। बिल्कुल। अब एक शख्स एक दवाई एक से ज़्यादा मरतबा इस्तेमाल कर रहा है सिर्फ ब्रांड नेम ज़्यादा होने की वजह से। अब वो जो ऐप है वो क्रॉस प्रिस्क्रिप्शन रिव्यू भी देती है कि अगर ऐसी कोई चीज़ है उसको भी मिनिमाइज करती है और कई तरह के हेल्थ एडवांटेजेस दे रही होती है। तो वो जो हेल्थ केयर सेंटर जिसकी मैं बात कर रहा था, उन्होंने ये किया कि कुछ कार्ड्स इशू कर दिए कि जो बड़ी मिनिमल सी कॉस्ट पे, कि जो उनकी मेंबरशिप ले लेते हैं उनको वो तमाम चीज़ें एफओसी देते हैं और हैवी डिस्काउंट्स देते हैं, ताकि लोग अट्रैक्ट हों, इंसेंटिवाइज हों उस ऐप को यूज करने के लिए, अपने सेहत के मामलात को बेहतर बनाने के लिए। तो जैसे उन लोगों ने ये काम किया, मैं ये चाहूंगा कि और इन्फ्लुएंसर्स मैदान में आए, वो अपनी पब्लिक को इंसेंटिवाइज करें कि आप अच्छी चीज़ों की तरफ, टेक्नोलॉजी के एडवांटेजेस जहाँ पे फ़ायदे हैं उनको अडॉप्ट करें और उससे अपने आप को, अपने घर वालों को, अपनी सोसाइटी को फ़ायदा पहुंचाएं। सही, ये बहुत ज़रूरी है। आप कुछ कहना चाहेंगे? इसके ये तो मेडिकल की फील्ड है, अब एजुकेशन फील्ड में भी डिफरेंट इंस्टीट्यूट ने एप्लीकेशन इंट्रोड्यूस करवाई हैं जिसमें उनके एग्जाम्स होते हैं, क्विजेज होते हैं एप्लीकेशन के थ्रू। वो सेम है कि वो मिनिमल सी अमाउंट पे करते हैं और वो क्विजेज की प्रिपरेशन करते हैं, जैसे आपके जीमैट हो गया, आपका ये जो जितने भी क्वालिफिकेशन टेस्ट हैं उनके टेस्ट हैं, वो एप्लीकेशन के थ्रू क्वेश्चंस आंसर वहाँ पे सॉल्व करते हैं, उनका फिर रिजल्ट आ जाता है। तो ये अवेयरनेस पब्लिक में आना शुरू होगी। ये कंपनीज, इंस्टीट्यूट्स जो हैं ये इंट्रोड्यूस करवानी डिफरेंट ऐप्स, हेल्थ से रिलेटेड भी ऐप्स हैं, एजुकेशन से रिलेटेड भी ऐप्स हैं, और उसके बाद ये साथ साथ जो है आपके डाइट से रिलेटेड भी कुछ ऐप्स जो हैं इस वक्त मार्केट में, कि अपनी अगर लेट्स सपोज यूर डायबिटीज पेशेंट, तो आपने अपनी डाइट किस तरह रखनी है, क्या मेंटेन, और आपने कितनी वॉक करनी है। ये एप्लीकेशन पॉजिटिव वे बहुत है, पॉजिटिव बहुत प्रोडक्शन हो रही है, लेकिन ये कि हमारा एक्चुअली जो थोड़ा सा माइंड सेट है ना हमारी जनरेशन का, वो नेगेटिव को जल्दी अडॉप्ट करती है, पॉजिटिव की तरफ थोड़ा सा उसको खींच के लेकर जाना पड़ता है। वो जब उनको समझ तब आती है जब थोड़ा सा आप कह लेंगे सर से पानी गुजर चुका होता है। लेकिन नो डाउट हमारे इसमें आईटी फील्ड में बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स हो रही हैं, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन, हेल्पफुल एप्लीकेशंस आ रही हैं। ये नहीं हम 3-4 एप्लीकेशन को नहीं कहेंगे ये माशरे को ख़राब करिए, अगर 3-4 ख़राब करिए तो कई हज़ार हैं जो उनको माशरे को संवार भी रही हैं। ये बड़ी अच्छी सोच है जिसको हमने जो है वो फैलाना है, इसकी अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि अगर हम ये देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी के कुछ नुकसानात हमें नज़र आ रहे हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस नज़र आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी जानिब इसके एडवांटेजेस भी मौजूद हैं, इसके फ़वाइद भी मौजूद हैं जिनको हमने ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना है। नौशीन, जब टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने की बात आती है और जदीद टेक्नोलॉजी की बात आती है तो शायद किसी हद तक हमारे आर्टिफिशियल लाइफस्टाइल की भी हम जो है वो एक झलक को सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं हम ये बहुत सारी चीज़ें आर्टिफिशियली अडॉप्ट करते चले जा रहे हैं और नेचर से दूर हो गए हैं। आप नहीं समझती इसके लिए भी लॉज होने चाहिए?
बिल्कुल होने चाहिए, और बल्कि इस पे अभी वर्कआउट हो भी रहा है कि ऐसे किया जाए। लेकिन मैं पहले टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक बात करना चाहूँगी। जी जी ज़रूर कि जैसे हम लोग अभी बड़ी पॉजिटिव चीज़ें, उन्होंने बड़ी अच्छी ऐप्स का इंट्रोड्यूस करवाया, लेकिन हमें वही चीज़ है कि हमारी पब्लिक को नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा उनको अट्रैक्ट भी कर रही हैं और वो उसको यूज़ भी कर रहे हैं। तो हमें इन चीज़ों की इतनी अवेयरनेस ही नहीं है। अगर मैं ऐसा लेमैन के उसके एंड पे जाकर देखूँ तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो इस टाइम पे चीज़ है कि आप प्रमोट कैसे कर रहे हो। आप उन लोगों तक, लाइक फ़ोन अब हर बंदे के हाथ में, लेकिन उसको ये नॉलेज नहीं है कि मुझे यूज़ कैसे करना है और इसमें यूज़फुल चीज़ें कैसे आ सकती हैं। तो अब जैसा फ़न रिलेटेड ऐप्स तो सारे यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जब तक हमारी यूथ को ये चीज़ें नहीं पता चलेंगी कि इतनी अच्छी दूसरी तरह की भी ऐप्स हैं, तो हम लोग फिर वो लोग कैसे उस चीज़ पे चल सकेंगे। मेरा ख्याल में इसमें सबसे ज़्यादा आपका मीडिया जो है वो रोल प्ले कर सकता है कि उन ऐप्स को इंट्रोड्यूस करवाए और लोगों में फिर अवेयरनेस भी दे कि आप इन ऐप्स की तरफ यूज़ हो, दिस इज़ द ट्रू यूज़ ऑफ द टेक्नोलॉजी, रादर कि आप अपना टाइम जिन चीज़ों पे स्पेंड कर रहे हो उनको जब तक हम लोग खुद डिस्करेज नहीं करेंगे। हमारी यूथ ये नहीं है कि वो इंसिस्ट करने पे बैठी है, नहीं हमें वही ठीक है, एक पॉइंट ऑफ अर्निंग वहाँ से भी है कि ठीक है चलें, उन्हें वो चीज़ अट्रैक्ट करती है। लेकिन ऐसी ऐप्स जो अभी तक जैसा ये बता रहे थे कि हमें डॉक्टर साहब, तो हमें उनको भी इनकरेज करने के लिए हम लोग बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं, यूथ बैठी हुई है। बाकी लोग जो नॉर्मल लोग हैं वो तो चाहते हैं कि घर बैठे आपके हाथ में एक डिवाइस है और वो आपको इतना कुछ दे रही है, इतनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है, तो वो डेफिनेटली उसको यूज़ करना चाहते हैं। अच्छा, जो आपने जिक्र किया ना कि घर बैठे ही हमारे पास कोई ऐसी एप्लीकेशन हो, डिवाइस के अंदर मौजूद हो जिसके थ्रू हम जो है वो फैसिलिटेट हो सकें, हमें कुछ इंसेंटिव्स मिल सके, कहीं ना कहीं यहाँ पे भी रिस्क फैक्टर आ जाता है कि ये करेंगे तो पता नहीं नुकसान ना हो जाए, यहाँ से इसको यूज़ करेंगे तो कोई नुकसान फेस ना करना पड़े, मॉनेटरी टर्म्स में हमें कोई नुकसान ना फेस करना पड़े। ये रिस्क भी हमने किसी तरह से मिनिमाइज करना है। ये रिस्क तो डेफिनेटली है। देखिए अभी हम लोग टेक्नोलॉजी के उस लेवल तक नहीं पहुंचे कि हम लोग रिस्क को एक साइड पे करके हम लोग सिर्फ पूरा कॉन्फिडेंट होके कि ठीक है ये चीज़ ऐसी है कि हम इस पे बिल्कुल हर अपना डाटा भी दे सकते हैं, सब कुछ हम अपना अगर हम यूज़ करते हैं तो हमें कोई इशू नहीं है, या फिर इससे रिलेटेड हमारे पास बाद में कोई इश्यूज नहीं होगा, हमारा पर्सनल डाटा लीक नहीं हो रहा या फिर कुछ ऐसा नहीं है। क्योंकि हमारे पास अभी साइबर क्राइम के जितने भी इश्यूज आ रहे हैं वो ये सबसे ज़्यादा डाटा इश्यूज हैं मोस्टली जो है, उससे रिलेटेड ही आगे जो है क्राइम्स हैं, इश्यूज हैं, और बड़े अच्छे लॉज हैं इसके लिए बिल्कुल भी। लेकिन यही है कि हम जब तक उन चीज़ों की पॉजिटिव चीज़ों को अडॉप्ट करने के लिए और उसको यूज़ करके और फिर उसका हम लोग लोगों को नहीं बताएंगे तो तब तक तो ये चीज़ें बेहतरी नहीं आ सकती है। नौशीन की बात को ही आगे लेकर जाएंगे, मज़ीद भी जो है वो सोल्यूशंस और सजेशंस जानेंगे अपने तीनों मेहमानों से। जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मौसर और मुस्बत कैसे किया जा सकता है, इसके लिए क्या सजेस्ट करेंगे हमारे तीनों मेहमान, उन्हीं से जानेंगे। एक ब्रेक की जानिब बढ़े, ब्रेक से वापस आते डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। जदीद टेक्नोलॉजी बेजा इस्तेमाल के बजाय मौसर और मुस्बत इस्तेमाल, इसको यकीनी कैसे बनाया जा सकता है, बढ़ेंगे सॉल्यूशंस और सजेशंस की जानिब। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ये जान सकें कि जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमारे यहाँ हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं नुकसानात फेस कर रहे हैं हम खुद भी, हमारे से मुंसलिक जो लोग हैं वो भी, और कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी पर भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है। इस नेगेटिविटी को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इसके लिए हमने अपनी सोच को कैसे बदलना है, जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को बेहतर बनाने के लिए क्या एफर्ट्स करनी, क्या सॉल्यूशंस है, क्या सजेशंस हैं, जानेंगे अपने तीनों मेहमानों से। स्टूडियो में हमारे पास मेहमान मौजूद हैं वो फुरकान मुस्तफ़ा हैं, डॉक्टर बुरहानुल हक हैं और एडवोकेट नौशीन राजा हैं, जिनसे अब हम डिस्कस करेंगे जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को हमने मौसर बनाना है, इसको किस तरह से जो है हम ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं कि जो इस्तेमाल हम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं नुकसान का सबब बन रहे हैं, नुकसानात की तरफ हम लेकर जा रहे हैं अपनी यूथ को, अपने बच्चों को, कि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी हमें नज़र आती है कि बच्चे हमारे उठ के जो है वो कोई काम करना पसंद नहीं करते, बल्कि उनकी ये अप्रोच होती है कि दूसरे कमरे में मौजूद हमारे कोई बहन भाई है, हमारा कोई घर वाला है, अगर उससे कोई बात शेयर करनी है, उसको कुछ कहना है तो कॉल के ज़रिए कह दिया जाए, उसको जो है वो वॉइस नोट कर दिया जाए ताकि वो हमारी बात समझ जाए।
क्या ये हम ठीक जानिब जा रहे हैं? इस कदर डिपेंडेंसी कहीं हमारे लिए नुकसान का सबब तो नहीं बन रही? जानते हैं फुरकान से फुरकान, ये भी हमारी एक अप्रोच है कि हम कोशिश करते हैं हमें हिलना ना पड़े, हमें कुछ जो है वो मेहनत ना करनी पड़े, बस टेक्नोलॉजी हमें पका पकाया दे दे और हम फ़ौरन से खा लें, हम कामयाब कहलाएं। ये जल्दबाजी में मुब्तला नहीं करी हमें जदीद टेक्नोलॉजी? बिल्कुल ये कर रही है। और मैं आपकी बात में एक एडिशन करूँगा कि अब भी जो हमारे टेक्नोलॉजी के यूजेज है वो हम अपनी कंफर्ट के लिए कर रहे हैं। इन फ्यूचर हम आई होप आई विश कि एक ऐसी ऐप या एप्लीकेशन इंट्रोड्यूस या ऐसी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो जाए कि हम मोबाइल के थ्रू ही खाना पका हुआ हमारे मोबाइल से बाहर आ जाए, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। तो चीज़ लेकिन अभी हम जो है वो इसको अगर प्रोसेस्ड फूड की मिसाल ले लें तो हमें ऑर्डर करने में ज़्यादा देर नहीं लगती, ऑर्डर करते हैं डिलीवरी घर हो जाती है, बट उसके लिए वेट करना पड़ता है। ट्रैफिक हमारा काफ़ी यहाँ पे वो है इशू। टेक्नोलॉजी का देखिए, जो टेक्नोलॉजी है चाहे IT की है, जितनी भी टेक्नोलॉजी हम यूज़ करें ये बनी मुस्बत ही यूज़ के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं वो हम पे डिपेंड करता है। हमें अपने थॉट्स चेंज करनी पड़ेंगी, हमें अपने वे ऑफ लाइफ चेंज करना पड़ेगा, एक लिमिट टाइम टेबल डिफाइन करना पड़ेगा, जो टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली हम एप्लीकेशंस या टेक्नोलॉजीज यूज़ करें। आप 24/7 अपने आप ऊपर टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट नहीं करते। यू हैव ह्यूमन बीइंग, यू हैव फिजिकल बॉडी, जिसको चलना है, जिसको एक्सरसाइज चाहिए, जिसको एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन चाहिए। अब ये तो नहीं हो सकता कि आप बेड पे बैठे हुए और खाना पका पकाया मिल जाए आप, तो इसका मतलब यू गेटिंग फैटी, तो आपका वेट आप इंक्रीज करना शुरू कर देंगे। आपको एक्सरसाइज, फिजिकल हेल्थ मस्ट चाहिए, तभी आप जो है इसको प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं। आपकी हेल्थ होगी तो आप टेक्नोलॉजी भी यूज़ कर सकेंगे, और अगर इसका बेजा इस्तेमाल करें तो डेफिनेटली आपकी आई साइट वीक, ठीक है। उसके बाद आपके जो मेडिकल फिटनेस है वो डिस्टर्ब होती है, सही डिफरेंट इश्यूज, डिफरेंट आप कह लें डिजीजेस स्टार्ट होती हैं अगर ह्यूमन बॉडी जो है वो प्रैक्टिकली फिजिकली मूव ना करे तो सही। तो इसका यही है कि आप एक टाइम टेबल डिफाइन कर लें कि हमने एक टाइम टेबल के मुताबिक उस एप्लीकेशन को, उस टेक्नोलॉजी को, सॉरी मैं एप्लीकेशन फिर इम्तियाज साहब कहेंगे, मैं एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ, टेक्नोलॉजी को उस टाइम फ्रेम में यूज़ करना है। ठीक, अपने आप को भी देखना है कि हमारी फिजिकल एक्टिविटी कितनी है। बिल्कुल, इसको भी हमने प्रमोट करना है कि हम फिजिकल एक्टिविटी में किस तरह से इंडल्ज हो रहे हैं या फिर अपने बच्चों को किस तरह से इन्वॉल्व करें फिजिकल एक्टिविटीज़ में, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर उनको गैजेट्स पकड़ा दिए जाते हैं, मोबाइल फ़ोन पकड़ा दिए जाते हैं, तो हम ये समझते हैं कि हमारा बच्चा खेल रहा है, उसकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही, वो एक कमरे में बैठ के अकेला बैठा हुआ एक कोने का सहारा ले रहा है और अपने गैजेट में मसरूफ़ है। उसको भी लगता है कि शायद उसका अच्छा टाइम स्पेंड हो रहा है और वो खेल कूद में जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है। ऐसे खेल कूद से यकीनन उसको नुकसान ही पहुंचेगा। डॉक्टर साहब, एक और जानिब मैं इशारा करना चाहूँगी, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की जब हम बात करते हैं तो जहन में सिर्फ इंटरनेट आता है, और इंटरनेट तो फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट ही हमने यूज़ करना है। शायद ये हमारी यूथ का, हमारे बच्चों का एक अलमिया है कि हम कंस्ट्रक्टिव वेज़ को नहीं अपनाते। हम ये नहीं देख सकते कि आसानी कहाँ से आ सकती है या फिर हम प्रोडक्टिव वे में किस तरह से इंटरनेट के इस्तेमाल को यकीनी बना सकते हैं फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट। और सिर्फ गेम्स खेलना, एंटरटेनमेंट के जो है वो सेक्शन को ही अवेल करना, यही रह गया इंटरनेट का इस्तेमाल, यही रह गया जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। आप नहीं समझते इसको थोड़ा सा वास्ट करना की ज़रूरत है? जी, उसके लिए सबसे पहली जो चीज़ ज़रूरी है दैट इज़ ऑब्जेक्टिव सेटिंग, मकसदियत। हमारी ज़िंदगी का मकसद, हमारी तालीम का मकसद, हमारे ताल्लुकात का मकसद, सही, हमारी दोस्ती का मकसद, हमारे पास मकसदियत होनी चाहिए। अगर ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास नहीं हैं तो फिर हम राइट डायरेक्शन में काम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स ही हमें डायरेक्शन देते हैं। दूसरी चीज़ ये कि हमें ये समझ आना ज़रूरी है कि टेक्नोलॉजी कोई मकसद नहीं है, ठीक, टेक्नोलॉजी मीन्स है उस मकसद तक पहुंचने के लिए डेफिनेटली ये समझना हमें बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हमने मकसद का तयन कर लिया, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमने ये समझ लिया कि टेक्नोलॉजी इज़ द मीन टू रीच टू द ऑब्जेक्टिव, मकसद तक पहुंचने का ज़रिया है, ये मकसद नहीं है। अगली चीज़ फिर हमने ये देखनी है कि व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक, इसको यूज़ करने की कॉस्ट क्या है। बाय कॉस्ट आई डोंट मीन कि वो कितने का आता है, बाय कॉस्ट आई मीन ऑल द फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल कॉस्ट, ठीक, उसकी कीमत जो हम पैसों में दे रहे हैं, रुपयों में दे रहे हैं, डॉलर्स में दे रहे हैं, उसके अलावा उसकी क्या कीमत है। ठीक, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी कीमत हमारी सेहत है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी कीमत हमारे रिश्ते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी कीमत हमारे जज्बात या किसी और के जज्बात हैं। बहुत अच्छी बात। मकसद का तयन, और उसके बाद ये देखना कि यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी की कॉस्ट क्या है। जब ये देख लिया
तो इसके बाद एक चीज़ और देखना ज़रूरी है, सही, वो ये देखना ज़रूरी है कि जब भी टेक्नोलॉजी आती है वो किसी न किसी चीज़ को रिप्लेस करती है। तो जो हम टेक्नोलॉजी यूज़ करने जा रहे हैं ये किस किस चीज़ को रिप्लेस करेगी। ठीक, जिस चीज़ को रिप्लेस कर रही है उस चीज़ की सिग्निफिकेंस हमारी ज़िंदगी में क्या है। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात। अगर मैं टेक्नोलॉजी में ये कहता हूँ कि हमारे पास मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आए, उन्होंने रिप्लेस किसको किया? वो जो फासले थे, वो जो दूरियां थी, उनको उन्होंने रिप्लेस कर दिया। अच्छा, अब ये पॉजिटिव यूज़ है टेक्नोलॉजी का, लेकिन दूसरी तरफ हम जब देखते हैं सोशल मीडिया में उन्होंने किन सोशल एलिमेंट्स को हमसे नज़दीक किया और उसकी रिप्लेसमेंट में किन सोशल एलिमेंट्स को हमसे दूर कर दिया। ठीक, हमें ये देखना बड़ा ज़रूरी है। उन सोशल एलिमेंट्स में जो नज़दीक किया, बड़ी अच्छी बात है, नज़दीक किया, किस किस को नज़दीक किया? हमारे बचपन के दोस्तों को हमसे मिला दिया, हमारे स्कूल कॉलेज के लोगों को हमसे मिला दिया, समंदर पार जिनकी आवाज़ नहीं दूसरे सुन सकते, बर आज़मों में लोग जो बैठे हुए हैं जिनको ना हमने कभी देखा ना सुना, उनको हमसे मिलवा दिया। लेकिन उन सब से मिलवा के दूर किससे किया? हमारे वालिदैन से हमें दूर कर दिया, हमारी औलाद से दूर कर दिया, बहन भाइयों से दूर कर दिया। इस रिप्लेसमेंट को जब तक हम नहीं समझेंगे उस वक्त तक हम सही तौर पर टेक्नोलॉजी को यूज़ लेकिन डॉक्टर साहब, अनफॉर्चुनेटली हम जानते बूझते समझते हुए भी कर रहे हैं। इसके पीछे कौन से अनासिर हैं? इसके पीछे अनासिर वही है कि हमारा अपना सबकॉन्शियस किसी और के कॉन्शियस के कंट्रोल में है। ठीक, उन ब्रांड मैनेजर्स के कॉन्शियस के कंट्रोल में है जिन्होंने टेक्नोलॉजी के यूज के बारे में हमें बताया है। सही, हम अपने कॉन्शियस को इस्तेमाल में नहीं ला रहे, हम उसको जहमत नहीं देते, कहते हैं सोए रहो, आप सोए रहो, आपको उठने की जरूरत नहीं है, थक जाओगे, आप आराम फरमाओ। बिल्कुल ऐसे ही किसी और का कॉन्शियस मौजूद है, हम अपने सबकॉन्शियस को उसके अंडर चलाते रहते हैं। सही, दिस इज द प्रॉब्लम। अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? कौन उठेगा, कौन एफर्ट करेगा जो इन तमाम तर चीज़ों के लिए अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके सोल्यूशंस प्रोवाइड करेगा? इसके लिए दो लोगों की बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, एक माँ, ठीक, और एक उस्ताद। मैं अगर देखता हूँ कि जो प्रॉब्लम जनरेशन में शुरू हुई, इसका आगाज़ कहाँ से हुआ और इसकी तकमील कहाँ पे हुई? सही, तो आगाज़ इसका माँ से हुआ और तकमील इसकी तालीमी इदारों में हुई। आगाज़ कैसे हुआ? देखिए, हमारा बच्चा, इवन हमारे वक्तों में भी कुछ प्रॉब्लम्स थी, आज तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, हमारे वक्तों में भी कुछ प्रॉब्लम्स थी कि हमारा बच्चा दौड़ता हुआ जाता है, टेबल से टकरा जाता है, हम उसको ये नहीं समझाते कि आपकी गलती है, कि बेटा आंखें आपकी हैं, टांगे आपकी हैं, दौड़ते हुए आप गए थे। हम उस बच्चे को गोद में उठाते हैं और टेबल की पिटाई करते हैं। ऐसे ही, बिल्कुल। हम क्या कर रहे होते हैं? हम उसके सबकॉन्शियस में क्या इंडक्ट कर रहे होते हैं? ये कि बेटा जिंदगी में तुम कसूरवार कभी नहीं होगे, कसूरवार हमेशा दूसरा होगा, वो जानदार हो या बेजान हो, कसूरवार दूसरा हो। आगाज माँ से होता है। सही, माँ ने गलत पैरामीटर्स सेट कर दिए। गलत पैरामीटर्स कैसे सेट कर दिए कि इज्जत और जिल्लत के पैरामीटर्स बदल गए। अगर किसी बड़े ने कुछ कह दिया, बच्चे ने इंसल्ट फील की, तो माँ ने ये नहीं बताया कि बेटा अजमत इसमें है कि अगर तुम बड़े की सुन लो। बिल्कुल, माँ ने ये कहना शुरू कर दिया कि हाउ डेयर, हिम्मत कैसे हुई। डेफिनेटली, अनफॉर्चुनेटली मेरे बच्चे को ये कहने की, और फिर उसी बच्चे ने उस माँ को भी कहीं का नहीं छोड़ा। तो प्रॉब्लम का आगाज हुआ माँ से। ठीक, और तकमील कहाँ पे हुई? तकमील हुई तालीमी इदारों में। वहाँ पे तकमील कैसे हुई कि जब तालीमी इदारे जो हैं वो तालीम देने के बजाय एक कमाई की जगह बन गए। बिल्कुल, एक वो वक्त था हमारे टीचर्स, मैं कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ज़िंदगी ने मुझे जो चीज़ सबसे अच्छी दी वो मेरे टीचर्स। वाह, बहुत माशाल्लाह। आज मैं जो कुछ हूँ, जहाँ पे हूँ, अपने टीचर्स की वजह से हूँ। और मैं जो यंग जनरेशन में गैप देखता हूँ वो भी उनके टीचर्स की वजह से देखता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही, जो उनमें गैप्स हैं। यहाँ पे टीचर्स के लिए गवर्नमेंट ने भी रोल प्ले करना है। उनको फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है कि वो अपने आप को एलियन फील ना करें, वो पीछे ना रह जाएं, उनको रेस्पेक्ट दी जाए। बिल्कुल, उनको दुनिया में रेस्पेक्टेबल बनाया जाए। बिल्कुल, बनाना जरूरी, ताकि वो शौक से इस शोबे की तरफ आए, एक पैशन के साथ आए,
मजबूरी के साथ ना आए, सिर्फ अपना घर चलाने के लिए ना आए। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। और अगर हम ये कर सकेंगे तो यकीनन हम अपनी यंग जनरेशन को बेहतर अंदाज में डेफिनेटली। नौशीन, आपके पास क्या सजेशन हैं? जिस तरह से सोच को बदलने की बात हो रही है, माइंडसेट चेंज करने की बात हो रही है, एक्सपोजर देना है इस सोच को, तो जहां माँ के किरदार की बात हुई है, वालिदैन की बात हुई है, टीचर्स की बात हुई है, वही मेरा ख्याल है ओवरऑल स्टेट को भी कुछ पॉलिसीज़ जो है वो डेवलप करनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए, आप टेक्नोलॉजी वो चीज़ है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। वो जज हमने खुद करने कि हमने उसका यूजेज कितना रखना है। टेक्नोलॉजी सिर्फ ये इंटरनेट या फिर ये चीज़ें नहीं है कि हम उसको डिस्कस करें कि चलें जी वो चीज़ हमने इतना यूज़ करनी है, लेकिन और मज़े की बात बताऊँ, जो इंटरनेट यूज़र्स हैं, जो हम लोग तो यूज़ कर रहे हैं, जिन्होंने ये चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई हैं, वो खुद इन चीज़ों से बड़ी दूर जाकर बैठ गए, अपने बच्चों को बहुत दूर रखते हैं। एग्जैक्टली, वो खुद अब नेचर को और इन चीज़ों को एंजॉय करें और हम लोग उनकी दी हुई चीज़ों को ऐसे ही। तो वही चीज़ कि हमने खुद भी मेरा ख्याल में अब सोसाइटी में थोड़ा बहुत ये अंडरस्टैंडिंग आना स्टार्ट हो भी गई है कि ये एक वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो वही चीज़ कि जब तक हम लोग खुद इन चीज़ों को जज नहीं करेंगे कि इनके नुकसानात क्या क्या हैं और हम लोग अपना पोटेंशियल इन चीज़ों पर ज़ाया कर रहे हैं। तो दूसरी जो आपका क्वेश्चन था कि क्या सजेशंस हैं, सजेशंस यही है कि जितनी अवेयरनेस हम अपनी कौम को दे सकते हैं कि व्हाट आर द पॉजिटिव थिंग्स और क्या नेगेटिव थिंग्स हैं। जब तक लोग ये चीज़ें इनमें डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे तब तक मेरा नहीं ख्याल कि हम उसके नेगेटिव और नुकसानात को हम कम कर सकते हैं अपनी सोसाइटी में। बिल्कुल नौशीन, बहुत अच्छी बात आपने की। इसी के साथ मैं आपसे जो है वो रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, कोई मैसेज अगर हमारे व्यूअर्स को देना चाहें तो। मैसेज बिल्कुल यही चीज़ के चीज़ें जितनी भी हैं वो हमारी फैसिलिटीज़ के लिए हैं, लेकिन उसमें से उसकी पॉजिटिविटी निकालना हमारा काम है। सही, बहुत प्यारा पैगाम। डॉक्टर साहब, आज की तमाम डिस्कशन को समेटते हुए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? अपने शऊर को बेदार किया जाए और ये मादियत परस्ती में किस तरह से जो है वो छुटकारा हासिल हो सकता है? तमाम मसाइल का हल सिर्फ ये है कि अपने शऊर को बेदार किया जाए। अगर हम मादियत पसंदी से निजात चाहते हैं, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाना चाहते हैं, जो हम चाहते हैं सिर्फ ये कि अपने शऊर को बेदार कर लें, चीज़ों की क्रिटिकल एनालिसिस करें, हम सोचें कि क्या ठीक है और क्या गलत है। ये सोचना छोड़ दें कि हम ठीक हैं सब गलत हैं, ये सोचें कि क्या ठीक है और क्या गलत है। जो ठीक है वो हम अडेप्ट करते जाएं और जो गलत है वो छोड़ते जाएं। और अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि वही परफेक्ट है, उसी की सोच ठीक है और उसको जो चाहिए वो उसको हासिल करने के लिए कुछ भी करेगा, कोई भी रास्ता इख्तियार करेगा और वो हासिल कर लेगा, तो ऐसे लोगों की सोच को भी बदलने के लिए हमें थोड़ी सी उनको जो है वो गाइडलाइन फराहम करनी है, उनकी रहनुमाई करनी है, उनकी तरबियत करनी है। फुरकान, आपसे भी गुजारिश करना चाहूँगी, आप भी कोई मैसेज हमारे व्यूअर्स को दे दें। मेरा मैसेज यही होगा कि कीप द थिंग्स बैलेंस। हर चीज़ का एक टाइम मुकर्रर कर लें यूजेज पे, ना वो नेगेटिविटी की तरफ जाएगी ना वो डिस्ट्रक्शन की तरफ जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत खूबसूरत पैगाम। तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला और उम्मीद करते हैं कि नाज़रीन आपको भी हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा, जिसमें हमने नस्ल नौ में बढ़ता हुआ मादियत परस्ती का जो रुझान है इसको कैसे कम किया जा सकता है, मटीरियलिस्टिक अप्रोच क्या डिमांड करती है, इसके नुकसानात क्या हैं, ओवरऑल सोसाइटी के पर्सपेक्टिव में भी हमने जाना कि सोसाइटी को कैसे जो है वो बेहतर बनाया जा सकता है, इस सोच का खात्मा क्यों ज़रूरी है, अगर ख़त्म नहीं कर सकते तो एटलीस्ट इसको कंट्रोल करने के लिए एफर्ट की जा सकती है। एफर्ट करने के लिए जो स्टेप्स हमारे मेहमानों ने सजेस्ट किए, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आए होंगे। अपने फीडबैक में ज़रूर आगाह कीजिएगा कि जितनी भी डिस्कशन यहाँ हुई वो आपके लिए कितनी हेल्पफुल साबित हुई। इसके साथ साथ जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे यकीनी और भरपूर बनाना है और इसमें मौसर जो है वो इस्तेमाल को हमने यकीनी बनाना है। एक सोच डेवलप करनी है कि इस्तेमाल जो है वो मुस्बत अंदाज में हो, ना कि नुकसान का सबब बने। यही पैगाम है कि कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं और अपने से मुंसलिक लोगों के लिए भी बेहतरी की एक काविश करें, ताकि हम सब एक अच्छा माशरा, एक अच्छी कौम के तौर पर दुनिया में जाने और पहचाने जाएं। इसी के साथ आपसे चाहेंगे इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल कुछ नए टॉपिक के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।